तो ये मानवा की शुरुआत में मेनकट हमें बताता है मैं कारपेंटर हूँ और मेरा मेन जॉब कोई फिल्म स्टूडियो हो गया या फिर कोई बार हो गया उसमें ज्यादा आता है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कारपेंटर यानी कोई डिजाइनर होऊंगा जो कि लकड़ियों का काम करता होगा, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। तभी एक बंदे की तरफ चप्पल का हमला आ जाता है और कोई कहता है कि जल्दी से काम करो, यहाँ पर एक जगह खड़े मत रहो। फिर हमें दिखाया था वो बंदे को जो कि एक चप्पल को फेंक रहा था और कहता है मैं जो कहा तुमने सुना नहीं, अभी ये फिल्म स्टूडियो है, जल्दी से इसलिए काम कर नहीं तो ऊपर से तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगा। फिर वो लड़का कहता है ओके ठीक है आप चिंता मत कीजिए, ये काम मैं कर दूंगा। और वो कहता है कि हमको हाँ तुमने ये सही देखा, मैं एक ऑर्डिनरी सा लेबर हूँ जो कि एक सामान को उठा के वहाँ पर रखता है और मेरा नाम है ली ऊजी और मैं 28 साल का हूँ। लेकिन वो भी मन में सोच रहा था उसको गाली देते हुए, सच में तुम एक इंसान के ऊपर चप्पल कैसे मार सकते हो? हाँ मुझे पता है किसी किसी का मॉम मारते हैं, लेकिन मेरा मॉम अभी तक भी मुझे मार नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मारने के लिए? रुको मैं एक दिन जब बड़े पोजीशन में आ जाऊंगा मैं तुम्हें पहले ये नौकरी से निकाल दूंगा। फिर शाम हो जाता है और मेनकट कहीं पर आके सीढ़ी पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये काम को पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टायर्ड है, मैं बहुत ही थक जाता हूँ शाम होते होते। फिर उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा एक ब्रदर था और एक सिस्टर इन लॉ भी था और वो दोनों शादी कर चुके थे और खुशी खुशी से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कौन सोचा होगा कि कुछ समय बाद उनका कार एक्सीडेंट हो जाएगा और इसके बाद से मेरा फादर जो कि ये सब कुछ देख नहीं पाया और उनको हार्ट अटैक लग गया और उसी चक्कर में वो भी ये दुनिया से छोड़ के चले गए। और मेरा मदर जो कि अभी भी बीमार रहते हैं और जो बाकी बचा मेरा भांजी यानी मेरा ब्रदर का लड़की, क्योंकि उसका दोनों पेरेंट्स खो चुके थे इसलिए उसको केयर करने के लिए कोई भी नहीं रहा मेरे अलावा, क्योंकि मेरे अलावा मेरा मॉम ही है जो कि केयर कर सकती, लेकिन मेरा मॉम को भी केयर चाहिए, उनके तबीयत भी ठीक नहीं है और ये फैमिली में मैं ही अकेला पड़ गया हूँ। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर ये फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसी समय वो मिलिट्री सर्विस से भी आ गया था, क्योंकि वहाँ पर होता है कोरिया में 1.5 साल का मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है सभी के लिए, कोरियन सिटीजन के लिए। और इसके लिए मैं मेरा कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गया, मतलब निकल गया आधा पढ़ाई करके हुए। और उसी समय वो कंप्यूटर भी देख रहा था, पार्ट टाइम जॉब खोज रहा था और उसे एक मिल भी जाता है जो कि पर डे का उसे 1000 रुपए मिल रहा था और महीने का 30,000 रुपए। और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा जॉब नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं एक यंग हूँ और इनएक्सपीरियंस हूँ, लेकिन ये सब काम करते हुए मैं हमेशा मैं मनी के बारे में सोच रहा था और जब मैं मनी के बारे में सोचता हूँ मैं जोश में आ जाता हूँ और ये काम भी बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए। और इसी तरह से मैं ये काम स्टार्ट किया, मल्टीपल जॉब। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरा फैमिली को मैं खुश नहीं रख पाया और एक अच्छा डिनर भी नहीं करा पाया। और वो रात को आया था अपना कचरा फेंकने के लिए और फिर तभी वो आसमान को देखता है और सोचता है कि क्या मैं सच में सेटिस्फाई कर पाऊंगा मेरे फैमिली को ये जॉब करते हुए। फिर खुद को थापड़ मारते हुए कहता है नहीं नहीं ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने पैसों में तो यहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकता। और मैं जब भी मिडिल स्कूल में था उस समय मेरा ड्रीम था एक आइडल बनने का, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में आया तभी मैं एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं इतना हार्ड वर्क भी नहीं किया हूँ इस फील्ड में। और इसी वजह से मेरा डांस भी अच्छा नहीं है और गाना भी। मैं बहुत बार कोशिश किया लेकिन फिर भी मेरा अच्छा नहीं हो पाया गाना। हाई स्कूल में मैं क्लब भी ज्वाइन किया था लेकिन फिर भी मुझे धक्का मार के निकल दिया। और जब मैं बाकियों का गाना सुन रहा था तभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं भी इसी तरह का गाना गाता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मुझे जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये सब काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रैक्टिस कर लूँ मेरा आवाज या फिर मेरा डांस एक सिंगर या फिर आइडल के जैसा हो नहीं पाएगा। और उसके बाद जब मैं पता चल गया ड्रीम को हकीकत में बदल नहीं सकता, तो फिर मैं दिन रात लग गया पढ़ाई करने में। और मैं सोच लिया अगर मैं सिंगर नहीं बन सकता तो फिर मैं कुछ पढ़ाई करके एक सिंपल सा जॉब भी तो कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी फेल हो गया और रियलिटी में वापस आ गया। जो भी ड्रीम देख रहा था पढ़ाई करने का वो भी टूट गया, क्योंकि ये भी मेरे बस का काम नहीं था। और मैं जब कॉलेज में गया मैं सोच रहा था कि कोई जॉब कर लूँ ये कॉलेज के बाद, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला। इसीलिए मुझे फाइनली एक ही जॉब मिला जो कि यही जॉब है, लेबर का जॉब। और ये जॉब मुझसे फिट भी करता है और ये जॉब से मैं मेरे फैमिली को सपोर्ट करता हूँ जो भी होता है। और उसका कंधा वहीं पर दुखने लग जाता है क्योंकि दिन भर काम कर रहा था। और कहता है क्या मैं हॉस्पिटल को जाऊँ और दिखाऊं, लेकिन छोड़ो हॉस्पिटल भी बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा होगा। लगता है कि ये भी पैसा नहीं खुशी में ये दुख रहा है। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है और वो मोबाइल फोन को जैसे ही देखता है वहाँ पर एक मैसेज आया था एक अननोन नंबर से और लिखा था ड्रीम असिस्टेंस, क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो? अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो फिर ये लिंक को क्लिक करो। और मेनकट सोचता है ये कोई फ्रॉड होगा और कहता है कि ये फ्रॉड लोग दिन भर भी सोते नहीं और रात भर भी सोते नहीं, हमेशा एक सिंपल से आदमी को परेशान करते रहते हैं और ये बेकार सा मैसेज हमेशा ही भेजते रहते हैं। छोड़ो इसको, अगर मैं इसको फिर से देखूं तो भी मेरा दिमाग का दही हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट में डाके डिलीट कर दूंगा, वही अच्छा होगा। और मोबाइल में देखता है बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत सारे जगह या फिर न्यू प्लेस में घूमने जा रहे थे और इसको देखते हुए सोचता है क्या मैं इसमें जा सकता हूँ, मैं लाइफ टाइम में एक बार भी जा सकता हूँ विजिट करने के लिए। और कोई प्रॉपर जॉब या फिर कोई सिनेमा हॉल कहीं पर भी मैं जा
सकता हूँ, ये लाइफस्टाइल मैं कब तक पाऊंगा। और इसको सोचते सोचते मेरा दिमाग का भी दही हो गया है। अभी ये रेड बुल से भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये रेड बुल भी बहुत ही सस्ते दाम का है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं रेड बुल को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बहुत ही महंगा हो चुका है। अभी के लिए तो मैं एक यूजलेस इंसान बन चुका हूँ। तभी फिर से उसका मोबाइल में मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा था वही सेम चीज, ड्रीम असिस्टेंट, अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर ये लिंक को क्लिक करो। और मेन कार्ड इसको देखते हुए कहता है ये बहुत ही अनोइंग है, मुझे हमेशा ही परेशान करता है। लेकिन सोचता है क्या मैं एक बार क्लिक करके देख लूं। वैसे भी क्या जाता है, एक बार क्लिक करने से। मेरा बैंक अकाउंट में तो बैलेंस भी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट का डिटेल भी अगर चला जाए उनके पास तो फिर वो खुद ही से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज के दे देंगे, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ। चलो वो लिंक को क्लिक करके देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे ही क्लिक करता है वहाँ पर एक दूसरा मैसेज आ चुका था, और वो मैसेज में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपका असिस्टेंट कुछ ही देर में हाजिर हो जाएगा, और ये असिस्टेंट तुम्हारा ड्रीम प्लान को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, और नीचे दिए हुए बॉक्स में आपका ड्रीम को फिलअप करो। और मेनकर कहता है ये क्या है, मुझे लग रहा है कि ये कोई जॉब सर्वे है। फिर वो लिख देता है वहाँ पर सिंगर बोल के, लेकिन कुछ समय बाद वो डिलीट भी कर देता है और सोचता है और ये कौन सा ड्रीम सच होने वाला है, इसीलिए मैं कोई अच्छा सा ड्रीम लिखूंगा जो कि मेरे औकात से भी परे हो। इसलिए वहाँ पर लिखता है ऑलराउंडर स्टार, मतलब सिंगर भी, डांसर भी, सब कुछ। लेकिन कुछ समय गुजर जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और मेनकर भी ऐसा हो जाता है और कहता है कि सच में मुझे लगा था कुछ ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन छोड़ो यही रियलिटी है मेरे लिए भी। लेकिन तभी उसका मोबाइल में फिर से नोटिफिकेशन आता है, और वहाँ पर लिखा था आपका ड्रीम डिटेक्ट तो क्या है, लेकिन आपका ड्रीम का स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट आप यहाँ पर नोट कीजिए। मेनकर भी इसको देखते हुए गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सर्वे बहुत ही अनोइंग है मेरे लिए, फिलअप करने से कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। और वहाँ पर वो फिलअप भी कर देता है, एक रिच और एक सुपरस्टार जो कि बहुत ही फेमस हो, और नोटिफिकेशन सामने से आता है आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हम रिसीव कर चुके हैं, इसलिए हमारा ड्रीम फुलफिलर असिस्टेंट आपके पास कुछ समय के बाद डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मेनकर कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है ये सब चल क्या रहा है, ये सच में बहुत ही रिडिकुलस है, मैं तो कोई एड्रेस पे नहीं लिखा हूँ, तो फिर वो आएगा कैसे मेरे पास। और वहीं पर ही हार मान के सो जाता है और कहता है मैं तो कुछ समय के लिए मैं सीरियस भी ले चुका था इसको, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रहा था। मैं भी बहुत ही बुड़बक हूँ, मैं कैसे ऐसे सोच लिया कि कोई असिस्टेंट आएगा जो कि मैं ड्रीम को अचीव करने के लिए मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे आसमान में देखता है एक टूटता तारा नीचे गिर रहा था, और कहता है ये तो एक टूटता तारा है, ये फिर एक मेटेरियल है जो कि नीचे गिर रहा है, और वही तारा घूम जाता है हमारे मेनकर की तरफ, और मेनकर की तरफ आ जाता है। और मेनकर भी कहता है ये तारा मेरे तरफ क्यों आ रहा है, लेकिन वो सच में वो तारा मेनकर के पास ही आ जाता है, और मेनकर भी इसको देखते हुए बहुत ही डर जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद शांत भी हो जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, और ये मेटेरियल मेरे पास कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन वो जो स्टार की तरह दिख रहा था वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है। और इसको सुन के मेनकर पूरी तरह से चौंक जाता है और पीछे जाते हुए कहता है कि तुम कौन हो, तुम बात कैसे कर सकते हो। फिर वो स्टार कहता है हेलो, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे ड्रीम को सच करने के लिए, और तुम्हें असिस्ट करने के लिए, तुम्हारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, और मैं एक AI रोबोट हूँ, और मेरा सीरियल नंबर है AP032। और मैं क्या आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका जो फुलफिल ड्रीम प्लान है वो अभी स्टार्ट किया जाए। लेकिन मेनकर यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका था और कहता है ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, अभी मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ या फिर ये सच में हकीकत है। रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। फिर रुक जाता है और कहता है नहीं, अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगा वो फिर मुझे पागल समझ के मुझे हॉस्पिटल में भेज देंगे, तो फिर मेरा फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मैं पहले रिसर्च कर लेता हूँ गूगल पर, क्या ये सच में कोई बीमारी का सिम्टम्स है या फिर एक इल्यूजन है। और रोबोट कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनविजिबल हूँ और किसी को मैं दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें ही मैं दिखूंगा, और तुमसे ही मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, और बाकी सबके लिए मैं ये दुनिया में हूँ ही नहीं। और फिर मेनकर पूछता है तो फिर तुम हो कौन, क्या एलियन हो, अगर एलियन हो तो फिर तुम्हें अर्थ पर कौन बुलाया। फिर रोबोट कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर आया हूँ खास तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम है सुपरस्टार बनना, और तुमने वो एप्लीकेशन फॉर्म को भी फुलफिल किया था, इसलिए आधे घंटे पहले। और मेनकर भी चौंक जाता है और कहता है क्या मैं, तुम ये मत कहना कि मैं जो अभी किया हूँ फॉर्म को फिलअप तुम उसी वजह से आए हो। और रोबोट कहता है हाँ तुमने सही कहा, और तुमने जो आसमान में टूटता हुआ तारा दिखा था वो एक्चुअल में एक स्टार है, और हमारा एक मेन बॉडी है, उसका नाम हमने रखा है star.com, और ये star.com कंपनी तुम्हारे ड्रीम का प्लान को फुलफिल करेंगे, और तुम्हें तुम्हारा एड्रेस देने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सभी डिटेल होता है कस्टमर का। और मेनकर कहता है ये कैसे हो सकता है, और ये कौन सा कंपनी है जो कि मैं कभी भी मैं जिंदगी में सुना नहीं हूँ, तुम एक्चुअल में हो कौन। और रोबोट कहता है star.com कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर रिवील नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। और मेनकर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसी तरह के रोबोट भी यहाँ पर होते हैं जो कि अपने ओनर को ही बात बताना नहीं चाहता। और रोबोट कहता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट के अनुसार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें असिस्ट करने के लिए, तुम मेरा ओनर नहीं हो, इसलिए तुम ये बात को ध्यान रखना। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो AI सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद कहता है हेलो एडवेंचर, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियली यहीं पर ही एक्टिवेट
हो जाता हूँ और आज से मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कुछ एबिलिटी भी दूंगा जो कि तुम्हारा ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और उससे एबिलिटी भी मिल चुका था, 2 एबिलिटी। एक था सुनने का एबिलिटी, बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है लेवल 3 में, और एक था वोकल एबिलिटी, कहने का एबिलिटी, मतलब सिंगर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो लेवल 4 में था। मेन कैरेक्टर तो इसको देखते बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये क्या है, तुम्हारा एग्जैक्टली लक्ष्य क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। और सिस्टम कहता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम जैसे ही तुम्हारा ड्रीम गोल को अचीव करते रहोगे तो फिर हमारा जो Star.com कंपनी है उससे प्रॉफिट होगा, उससे 5% का कमीशन मिलेगा इस प्रॉफिट से। और जब तुम्हारा ड्रीम फुल्ली अचीव हो जाएगा तो अब ये 5% बढ़ के 20% हो जाएगा, और इसके दौरान हमारा कंपनी बहुत ही ग्रो कर देगा। और मैनकट कहता है अच्छा ओके, तो फिर ये फ्री नहीं है, मुझे लगा था कोई फ्री काम है, लेकिन वो भी चलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया इसका मतलब तुम भी फेल हो गए और तुम्हारा कंपनी भी फेल हो गया। ऑलराइट, अभी से मैं तुम्हारा बात मानूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, अभी बताओ मैं अभी क्या करूंगा। और वो एआई सिस्टम अपना कुछ टेक्निक को लगाता है और जैसे ही हमारा मैनकट के बॉडी में कुछ हो जाता है, और एआई सिस्टम कहता है ये है बॉडी रीमॉडलिंग टेक्निक, जिसके दौरान तुम्हारा बॉडी फिर से रीडेवलप होगा। और हमें उसका हार्ट में भी दिखाया जाता है, उसका हाथ धीरे धीरे करके तेज होते जा रहा था और मैनकट को बाहर से बहुत ही दर्द हो रहा था। और सिस्टम कहता है ये Star.com को पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। फिर वो दर्द भी चला जाता है कुछ समय के बाद, और फिर जैसे ही वो अपना शर्ट को उठा के देखता है उसके चेस्ट में एक स्टार का टैटू बन चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्टार का टैटू भी चला जाता है और वो कहता है एक स्टार, और फिर मैनकट के सामने अपना स्टेटस विंडो भी लिखे आ जाता है और उसमें उसका नाम, जेंडर और साल और उसका गोल क्या है वो भी लिखा था, और उसके अंदर क्या क्या स्किल है वो भी लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। और मैनकट कहता है क्या नोज 2% और बाकी सब 1%, अगर मैं इस सभी को मिला दूं तो फिर मेरा बॉडी का टोटल भी 10% भी नहीं होगा। और एआई सिस्टम कहता है हाँ अनफॉर्चुनेटली ये सच में सच है, आप बहुत ही कमजोर हो सभी के मामले में। और फिर मैनकट कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अभी ट्रस्ट करता हूँ, रिलाई करता हूँ। और वो एआई सिस्टम ही कहता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको रिलाई करना पड़ेगा ही। फिर मैनकट कहता है तो फिर ठीक है, मैं जरा मेरा स्किल को देखता हूँ क्या है मेरा स्किल। और तभी पीछे कोई आ जाता है और कहता है अंकल, और हमें पीछे दिखाया जाता है एक बच्ची था जो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या घर को नहीं आ रहे, हर दिन तुम यहाँ पर आ जाते हो और दारू पीते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और इसको देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी कैन है, अभी भी तुम बियर पी रहे थे ना। लेकिन मैनकट कुछ भी कह नहीं पाता और कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन मन में तो सोच रहा था कि क्या ये सच में मेरा एआई रोबोट को देख ही नहीं पा रहा। फिर वो बच्चे कहता है जब तक हम दोनों ठीक है और हेल्दी हैं तब तक कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा और हमें पूरा लॉन्ग लाइफ जीना है। और मैनकट तो इसको सुन के बहुत ही दीवाना हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जब तक हम जिंदा है तब तक सब कुछ चलेगा। और इसको देखते एआई रोबोट कहता है तुम्हारा बच्ची तो बहुत ही सुंदर है और उसका अंदर थोड़ा सेंसिबल भी है, तुम्हारे जैसा नहीं है पूरा बुड़बक। फिर मैनकट कहता है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हो चुका है लगता है, क्योंकि ये मेरा भांजी है ना कि मेरा बच्ची। फिर घर के अंदर चला जाता है क्योंकि अभी तक वो बालकनी में भी बैठा हुआ था और घर के अंदर एक लेडी था जो कहता है कि तुम वापस आ चुके हो, चलो फिर ठीक है चलो चलते हैं और जल्दी सो जाते हैं। और मैनकट कहता है कि मॉम तुम अभी तक बेड पर नहीं गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत ही रात हो चुके हैं, इससे तुम्हें बेड पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबियत बहुत ही खराब है। उसका मॉम कहता है नॉर्मली मैं बहुत ही जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है, जब तक तुम नहीं आते तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और वैसे तुम बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो, क्या तुम कल जॉब करने के लिए जाओगे। मैनकट कहता है नहीं, मैं 3 दिन का छुट्टी लिया हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं 3 दिन का छुट्टी के यहाँ पर आ गया। उसका मॉम कहता है बहुत ही अच्छा, तुम हर दिन काम करते रहते हो तो फिर तुम्हारा रेस्ट देना चाहिए तुम्हारे बॉडी को, अभी जाके जल्दी से सो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं सोओगे तो फिर तुम्हारा थकान नहीं मिटेगा। और मैनकट अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही दुखी था अपने मॉम को लेके। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भांजी भी आ जाता है और कहता है अंकल सोने से पहले तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो फिर कीड़ा है कि तुम्हारा दांत को खा लेंगे। और मैनकट है क्या तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे 3 साल का बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे डराना बंद कर दो। और उसका भांजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अगर दांत सड़ जाएगा तो फिर डेंटिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा और डेंटिस्ट भी बहुत ही महंगा होता है, तुम्हें पता है ना। और मैनकट सोचता है ये अभी बच्चा है लेकिन फिर भी इसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा क्यों दौड़ता रहता है, अभी से ये पैसे के बारे में सोच रहेगी जैसे कि ये पैसा ये कमा रहा है ना कि मैं। फिर वो लड़की भी चला जाता है अपने टीवी देखने के लिए, फिर अपना हाथ को देखता है और उसका हाथ बहुत ही छिला हुआ था और कहता है कि ये काम भी बहुत ही मुश्किल है, लेबर का काम। फिर सोचता है हाँ राइट, मेरा तो रीमॉडलिंग हो रहा था ना, कब तक गया वो प्रोसेस, कहाँ तक गया। और एआई सिस्टम कहता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोसेस कब तक गया वो देखने के लिए। लेकिन मैनकट वहीं पर ही बहुत ही डर जाता है और कहता है कि तुम जब मेरे साइट में अपीयर होते हो तो फिर तुम्हें कहना चाहिए ना मैं अपीयर हो चुका हूँ बोल के, तुमने तो सच में मुझे बहुत ही डरा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है जो कि तुम कहीं पर भी अपीयर हो जाते हो। फिर वो एआई सिस्टम कहता है हम लोग ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। और मैनकट ये बात मत कहो, ये बात सुन के मुझे अजीब से फील हो रहा है। और एआई सिस्टम कहता है कंप्लीट सिचुएशन, यहाँ पर तुम्हारा
सुनने का 18% हो चुका है और वोकल कार्ड भी 22% हो चुका है और तुम्हारा फेशियल इंप्रूव मतलब अपीयरेंस भी इंप्रूव भी 9% हो चुका है। और मेंटकर क्या मेरा चेहरा भी बदल सकता है इसके द्वारा। और फिर आईने में देखता है और कहता है कि सच में मेरा स्किन तो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है और बहुत ही स्मूथ और क्लियर हो रहा है। फिर एआई सिस्टम कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे जजमेंट से तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट होगा तुम्हारे ये चेहरे को लेके एक सुपरस्टार बनना, और इसके वजह से मेरे पास एक फ्यूचर है जिसके द्वारा कि मैं तुम्हारे फेस को चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, और इतना धीरे हो रहा है कि तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा फेस चेंज हो रहा है। और इसको सुन के तो मेनकट भी बहुत ही सदमे में चला जाता है और कहता है क्या मैं सच में क्या इतना अगली हूँ, एक सुपरस्टार भी नहीं बन सकता। लेकिन ये एआई सिस्टम का भी बहुत ही लिमिट होता है और तुम्हारा जो बॉडी रीमॉडलिंग अभी हो रहा है उसका भी लिमिट है, तुम्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये बॉडी रीमॉडलिंग 50% पर ही अटक जाएगा। और मेनकट कहता है ये बहुत ही ट्रबलसम है। फिर हमें दिखाया था उसका बॉडी रीमॉडलिंग और उसके अंदर भी बहुत ही प्रोसेस हो रहा था। और फिर एआई सिस्टम कहता है हमने डिटेक्ट किया है तुम्हारा जितना भी रीमॉडलिंग हो चुका है उसके बेस के अंदर हमें एक कैटेगरी मिल चुका है जहाँ पर तुम प्रोफेशनल हो सकते हो प्रोबेबली। और मेनकट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो फिर बताओ मेरे ड्रीम के लिए एक सुपरस्टार बनने के लिए कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट होगा। और फिर एआई कहता है अकॉर्डिंग टू मेरे एनालाइज सबसे सुइटेबल करियर होगा तुम्हारे लिए एक सिंगर बनना। फिर अगले दिन वो एक होटल में आ जाता है जहाँ पर कैरियोकी था और वो होटल में तुम गाना गा सकते हो पैसा देके, और वहाँ पर आके सॉन्ग का प्रैक्टिस कर रहा था सिंगिंग का। और मेनकट एआई को पूछता है अभी बताओ मैं अभी जो गाना गाया हूँ उसका परसेंटेज क्या था। और एआई कहता है तुम्हारा परसेंटेज अभी 34% हो चुका है। और मैंने कहता है बस इतना, मैं इतना मेहनत किया 2 दिन 2 रात में पूरा सिंगिंग करता रहा नॉन स्टॉप, लेकिन फिर भी अभी मैं 34% ही हुआ है। तुम ही बताओ, तुमने कहा था तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मैं क्या मेहनत नहीं कर रहा हूँ। फिर वो एआई सिस्टम कहता है एक्चुअल में जब तुम तुम्हारा 40% आ जाओगे तुम्हारा वोकल, तो फिर ये साउथ कोरिया तुम्हें मानने लग जाएगा, तुम्हें एक सिंगर की तरह दिखेगा, क्योंकि ये 40% भी तुम्हें एक सिंगर बना सकता है। अभी के लिए तुम्हें और थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें 40% हो जाएगा। और मेनकट भी बहुत ही जोश में आ जाता है और कहता है ऑल राइट, मैं और भी मेहनत करूंगा और भी बड़ा सिंगर बनूंगा। फिर मेहनत करते करते रात हो जाती है और बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं सच में आज बहुत ही टायर्ड होता हूँ और इतना थक चुका हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल भी धक धक कर रहा है बहुत जोरों से। और तभी वो यही कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा अभी वोकल कार्ड हो चुका है 44%। और मैंने कर दिया कि क्या ये काफी नहीं है? जब मैं आज सिंगिंग कर रहा था बहुत सारे लोग आके मेरा फोटो भी ले रहे थे और वीडियो भी ले रहे थे और बात भी कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा है सिंगिंग में, क्या मैं सच में बहुत ही अच्छा हो चुका हूँ? फिर एआई सिस्टम कहता है करेंटली तुम बहुत ही अच्छे हो चुके हो सिंगर के मामले में, और इस साउथ कोरिया में भी तुम्हें सिंगर कहा जा सकता है, लेकिन और फिर मैंने कहता है लेकिन क्या? फिर सिस्टम कहता है तुम्हारा स्किल अभी शुरुआती दौर में है और तुम इतना भी अच्छे नहीं हो जो कि प्रोफेशनल सिंगर के टक्कर दे सकते हो। तुम एक ऐसा सिंगर हो जो कि अमेच्योर हो। अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो कोई ऑडिशन अभी, तो अभी तुम्हें कोई ट्रेनिंग क्लास में भेज देंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तुम इतने लेवल पर आ चुके हो सिंगिंग के मामले में, लेकिन तुम ओल्ड भी हो चुके हो, तुम अभी यंग भी नहीं रहे और इसके मामले में भी तुम बहुत ही कमजोर हो चुके हो। और मैं कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन ये बात को फिर से मत मेरे आगे लेके आना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सुनना ये ओल्ड सब। और फिर मैनकर पूछता है तो फिर मैं क्या करूँ, एक प्रो सिंगर होने के लिए मैं क्या करूँ आगे? यहाँ पर कोई अदर वे नहीं है जिससे कि मैं मेरा मॉडिफिकेशन को बहुत ही स्पीड कर सकता हूँ? फिर सिस्टम कहता है हाँ यहाँ पर तो एक रास्ता है। ये सिस्टम के अंदर एक ऐसा टेक्निक है तुम्हारा ह्यूमन बॉडी का इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करके तुम्हारा मॉडिफिकेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये मेथड बहुत ही रिस्की है और तुम्हारा बॉडी को बहुत ही लोड सहना पड़ेगा। और फिर भी अगर तुम ये मॉडिफिकेशन कर भी देते हो तो भी तुम्हारा प्रोग्रेस अभी 47 से लेके 53 तक आ जाएगा और ये प्रोसेस में तुम्हें बहुत ही दर्द होगा, ऐसा लगे कि तुम अभी मर रहे हो। अगर एक बार तुम्हारा मॉडिफिकेशन 50% हो जाएगा उसके बाद से मेरा जो सिस्टम तुम्हें फोर्स कर रहा है अपने आप ही बढ़ जा रहा है, तुम्हारा परसेंटेज इसको नहीं बढ़ा पाओगे और ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 50% के ऊपर आ जाना। और लास्ट में ये मॉडिफिकेशन है जब भी तुम्हारे रिक्स आ जाएगा, तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तभी ये सिस्टम 3 बार के लिए तुम्हारे अंदर आइसोलेशन भेज सकता है, मतलब 3 बार के लिए तुम्हें बचा सकता है। और फिर मेनकट सोचता है इसमें रिस्क बहुत ही हाई है, लेकिन इसको ट्राई करना भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मेरा परसेंटेज बहुत ही बढ़ जाता है वोकल का। फिर मेनकट पूछा जब तक मैं 50% आ जाऊंगा तो फिर 50% के अंदर मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? फिर वो एआई सिस्टम कहता है जब तुम 50% में आ जाओगे तुम एक टॉप लेवल के सिंगर को भी मैच कर सकते हो ये साउथ कोरिया कंट्री में। और मेनकर तो इसको सुन के बहुत ही चौंक जाता है और कहता है क्या सीरियसली सिर्फ 50% में ही मैं एक टॉप लेवल के सिंगर को मैच कर सकता हूँ? फिर सिस्टम कहता है हाँ, ये जो मॉडिफाई कर रहा है तुम्हारा वोकल स्किल को, ये सिर्फ तुम्हारा 50% में मॉडिफाई नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारा आवाज को भी इम्प्रूव कर देगा और एक यूनिक क्वालिटी आ जाएगा तुम्हारा आवाज में, जो क्वालिटी एक हाई लेवल के सिंगर के पास ही होता है। तो अभी बताओ तुम इसको करना चाहोगे या फिर नहीं? तो पिछले एपिसोड में देखा था एआई रोबोट ने मेनकर सब कुछ बता दिया था एक टेक्निक के बारे में जिसके द्वारा उसका वो वोकल का परसेंटेज बढ़ा सकता है। इस एपिसोड स्टार्टिंग में वो घर पर आ जाता है और वो एआई रोबोट को कहता है कि अगर मैं यहीं पर करूंगा वो टेक्निक को, तो फिर क्या मेरा मॉम और डैसम जो कि उसका भांजी है, उसका नाम डैसम है, वो
मेरे लिए चिंता नहीं करेगी, उतना आवाज नहीं जाएगा। और ये प्रोसेस को करने के लिए कितना समय लगेगा? सिस्टम कहता है हाँ कम से कम 5 घंटा तो लग जाएगा। और मेनका कहता है ओके ठीक है फिर, और लेट के कहता है कि चलो ठीक है ये प्रोसेस को अभी स्टार्ट कर दो, मैं रेडी हूँ। और सिस्टम भी कहता है ओके। फिर वो प्रोसेस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। उसके गले में कुछ हो जाता है, मतलब वोकल थोड़ा बढ़ जाता है परसेंटेज, इसके लिए उसके गले में स्वर भी आना चाहिए। और उसका चेस्ट भी पेन करता है और वो बहुत चिल्लाता है क्योंकि उससे बहुत ही पेन हो रहा था। फिर कुछ समय बाद वो पेन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो आंखें भी खोल लेता है। सिस्टम कहता है बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही अच्छे से पेन को संभाल ले, इसीलिए आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर मेनकाटा बैठ जाता है और कहता है कि बताओ मुझे कितना तक मैं चेंज हुआ हूँ। फिर एआई रोबोट कहता है करेंटली तुम्हारा वोकल कार्ड मॉडिफिकेशन होके सक्सेसफुली तुम्हें 51% पर पहुंच चुका है। और मेनकाटा क्या 51? ये तो 50 से भी बहुत ही अच्छा है, यानी मैं एक टॉप सिंगर से भी थोड़ा अच्छा गा सकता हूँ। और एआई रोबोट कहता है हाँ तुम इजीली कोई भी ऑडिशन को पास कर सकते हो या फिर कोई भी कंपटीशन को जीत सकते हो। अब मेनकाटा कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तभी कुछ समय के बाद वो आ जाता है लिविंग रूम में और वो पूछता है कि एआई रोबोट को मुझे एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है और किसी को सेंड करना है। उसके बाद ही जगह कोई मुझे ट्रेनिंग की तरह नहीं देखेगा, मतलब ट्रेनिंग की तरह, मुझे सब एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह देखेंगे अगर मैं एक वीडियो को पोस्ट करूंगा। मैं आज तक कभी भी सॉन्ग का प्रैक्टिस नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, दिन भर मैं काम करता रहता हूँ और पैसा कमाता हूँ, इसलिए मुझे कभी टाइम नहीं मिला। और रोबोट कहता है कि तुम्हारा सेविंग का क्या हुआ, तुम तो बहुत सारे पैसे बचा के रखे हो, उसका क्या हुआ? और मैं कहता है तुम क्या पागल हो चुके हो, वो कितने मेहनत से मैं बचा के रखा हूँ, अगर कुछ हो जाता है आगे तो वो काम आएगा। लेकिन एआई कहता है अगर तुम उसको यूज नहीं करोगे अभी तो फिर तुम कभी भी एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं दिखोगे बाहर से। अगर तुम एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाते हो तो फिर एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाते हो तो तुम हर मंथ कमा सकते हो बहुत सारे पैसे। और मैंने कहता है हाँ मुझे पता है तुम अच्छे ही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होगा, यानी बहुत समय बाद जाके मैं एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह दिखूंगा। और तभी डासम भी वहाँ पर आ जाता है, मतलब उसका भांजी भी आ जाता है स्कूल से और कहता है मैं घर पर आ चुका हूँ। और मेनकड़ा मॉम कहता है कि मैं बहुत समय के लिए सो लिया इसलिए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ तुम्हारा स्कूल अभी छुट्टी हो चुका है, बताओ क्या खाना चाहते हो, तुम कुछ तरबूज खाना चाहते हो? डासम कहता है हाँ तो आप तरबूज को काट लीजिए मैं खाऊंगा। और एक मोबाइल लेके बैठ जाता है नीचे और कहता है ये टाइम है प्रोड्यूसर का। मैं कहता है क्या प्रोड्यूसर, ये कौन है? फिर वो कहता है कि ये एक आइडल ग्रुप है प्रोड्यूसर, और ये एक पॉपुलर ऑडिशन है। इन दिनों में सभी आइडल आके यहाँ पर डांस करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं और उनका सॉन्ग बहुत ही प्रीटी है, तुम भी सुनो, अच्छा नहीं है? और मैनका कहता है कि लगता है तुम्हें ये अच्छा है लेकिन मैं इसमें एग्री नहीं करूंगा। और डासम कहता है ये हो ही नहीं सकता, उनका वोकलिस्ट बहुत ही पॉपुलर है और रैंकिंग लिस्ट में भी आता है ये शो का। मैनका कहता है अच्छा होगा वो वोकलिस्ट, अच्छा वोकलिस्ट, लेकिन मेरे से बेटर नहीं होगा। और डासम को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और कहता है कि तुम तो एक जोकर हो, तुम मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटी बच्ची हूँ? मैनका भी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा होकर तुमसे झूठ बोलूंगा, एक छोटी वजह से झूठ बोलूंगा? मैं कितना इंप्रूव हो चुका हूँ तुम्हें पता है ये मॉडिफिकेशन के बाद। लेकिन उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता और कहते क्या मॉडिफिकेशन, ये क्या है? और फिर मेनकट कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको मत सुनो, गलती से बाहर निकल गया था मेरे मुंह से। और फिर उसका मॉम कहता है कि तुम्हारा अंकल हमेशा ही चाहते थे एक सिंगर बनना। डासम कहता है क्या सच में? मैं तो ये बात कभी भी नहीं सुना हूँ और मैं मेरा अंकल का गाना भी कभी नहीं सुना हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको बिलीव नहीं करता। अंकल जितने भी अच्छा गाना गा ले लेकिन इससे तो अच्छा गाना नहीं गा सकते। लेकिन मेनकट तभी वहीं पर ही गाना गाने लग जाता है और जैसे ही धीरे धीरे डासम को रियलाइज होता है वो भी चौंक जाता है। और फिर मेनकट दिखाते हैं जो कि अभी भी गाने गा रहा था और बहुत ही प्यारा गाना गा रहा था, ऐसा नहीं कि कोई भी गाना गा रहा था, एक स्वीट सा एंड एक लवली गाना गा रहा था। और वो गाना खत्म होने के बाद डासम कहता है कि अंकल अंकल तुम तो अमेजिंग हो, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना प्रो सिंगर हो गए, मैंने अभी रियलाइज कर जाएगी तुम एक प्रो सिंगर से भी बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। मैंने कहता है कि तुम तो पार्टी जल्दी बदल देते हो। उसका मॉम भी कहता है तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, पहले से तो बहुत ही इंप्रूव हो चुका है, तुम्हारा बचपन का सपना था एक सिंगर बनना, क्या तुम्हारा अभी भी सपना है एक सिंगर बनने के लिए? मैंने कहा लेकिन तभी हिचकिचाता है और कहता है क्या लेकिन नहीं ये हो नहीं सकता, अभी हमारा फैमिली का कंडीशन बहुत ही खराब है, हमें खाने मिल जाता है इतना ही बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मेरा कोई जॉब नहीं है इसलिए। फिर उसका मॉम कहता है तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, मेरा तो वैसे भी बूढ़ी हो चुका हूँ इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है वो तुम कर सकते हो। अब मैं ये सुनना भी है तुम्हारा सेविंग भी है, कितने पैसा तुम बचा के रखे हो तो फिर तुम उसको यूज कर सकते हो तुम्हारा सिंगिंग या फिर तुम्हारा हॉबी के लिए, हमारे ऊपर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसे कुछ पैसा देता है उसका मॉम और कहता है कि अगर तुम्हें और कोई जरूरत पड़ी तो फिर तुम इसको यूज कर सकते हो। और फिर मेनकट उसको ले लेता है और कहता है मॉम ये तो डैड का डेथ इंश्योरेंस है, जब उनका मृत्यु हो चुका था उनके इंश्योरेंस का पैसा ही है, लेकिन आप इससे मुझे क्यों दे रहे हो? फिर उसका मॉम कहता है ये छोटा सा ही पैसा है, अगर तुम एक सक्सेसफुल बन जाते हो सिंगर तो फिर तुम फिर से हमारे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन मेनकट कहता है लेकिन इसको एक सक्सेसफुल सिंगर बनना भी इतना इजी नहीं है। उसका मॉम कहता है क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम्हारे खुद के ऊपर? फिर मेनकट खुद को देखता है और कहता है क्या मैं एक्चुअल में सच में एक सिंगर बन सकता हूँ? फिर अपने अंदर जोश आता है और मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है चलो ठीक है फिर मैं इसको एक ट्राई तो दे सकता हूँ सिंगर बनने का। और एआई भी कहता है चलो ठीक है अभी तुम्हारा स्टार्ट हो
होगा एक सिंगर का सफर। फिर डैसम मोबाइल लेके उसका वीडियो बनाने लग जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर भी रेडी हो चुका था एक वीडियो बनाने के लिए सिंगिंग का। और वो कहता है अंकल मैं रेडी हूँ, आप जब भी चाहे स्टार्ट कर सकते हो। और मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग को भी क्लिक कर दूंगा। और उसका अंकल यानी मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है फिर मैं भी रेडी हूँ। फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है ऑलरेडी आप सिंगिंग अभी कर सकते हो। फिर मेन कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा सा गाना गाता है जो कि वो रिकॉर्डिंग कर देता है और रिकॉर्डिंग करके मेन कैरेक्टर भी दिखाता है और कहता है अंकल ये कैसा रहा, आप देख के खुद ही बताओ, आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। फिर मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर मेरा वीडियो कौन बनाता, तुम्हें भी थोड़ा क्रेडिट मिलता है। फिर मेन कैरेक्टर थोड़ा ध्यान से देखते हुए कहता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सन का लाइट आ रहा है इसलिए मेरा फेस ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये चलेगा कोई बात नहीं। फिर डैसम कहता है ये तो ऑब्वियस की बात है क्योंकि हम लोग रूफटॉप में वीडियो बना रहे, मतलब छत पर वीडियो बना रहे, धूप तो आएगा ही, लाइट तो आएगा ही। फिर मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हें पता है ना हम लोग घर पर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसको बहुत ही तकलीफ होता है, कुछ भी अगर आवाज होगा वो हमारे घर पर आ जाएगा कंप्लेंट करने के लिए। फिर मेन कैरेक्टर है तो भाई ठीक है हमें सिर्फ इसको भेजना है। और डैसम भी कहता है बहुत ही अच्छा अंकल आपका गाना बहुत ही अच्छा है, देखना आप एक दिन जरूर से एक पॉपुलर सिंगर बनोगे और जो भी जिसको भी ये वीडियो भेज रहे हो मतलब ऑडिशन को वो भी तुम्हें सिलेक्ट कर देंगे। और मेन कैरेक्टर भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैसम, मैं मेरा बेस्ट करूंगा एक सिंगर बनने के लिए और फैमिली को संभालने के लिए। और डैसम भी बहुत ही खुश हो जाता है। बताओ अगर किसी का अंकल इतना अच्छा गाना गा रहा होगा तो फिर वो तो खुशी होगा ना क्योंकि उसे पता होगा कि आगे जाके मेरा अंकल एक सुपरस्टार बनेगा। फिर मेन कैरेक्टर घर पर आ जाता है और वो जो वीडियो बना रहा था वो वीडियो सभी ईमेल पर भेज देता है, मतलब सभी ऑडिशन पर या फिर सभी एजेंसी पर। और कहता है बहुत ही अच्छा ये काम पूरा हुआ, अभी सिर्फ मुझे वेट करना है उनका रिप्लाई का, वो मेरा गाना सुन के क्या करते हैं। और एआई भी कहता है यहाँ पर एक हाई चांस है एजेंसी सभी लोग तुम्हें कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे। और मेन कैरेक्टर भी थोड़ा ब्लश करते हुए सोचता है कि ये रोबोट जो भी बात कर रहा है इसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा सारा थकान भी मिट गया है। फिर मेन कैरेक्टर है बाय द वे मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो कितना तक गया, फिर दिखाता है हमें उसका मॉडिफिकेशन के ऊपर सुनने का शक्ति 41% हो चुका था और वोकल 53 हो चुका था और ऐसे ही बहुत सारे उसका मॉडिफिकेशन हो चुका था, चाहो तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल से। और मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर से भी और बाहर से भी, और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं कुछ फैट को लूज किया हूँ, मतलब थोड़ा पतला हो चुका हूँ। और रोबोट कहता है क्या तुम अभी चिंता कर रहे हो तुम्हारा ये मॉडिफिकेशन के बाद तुम कैसा देखोगे, तुम्हारे चेंज के बारे में। मेन कैरेक्टर कौन का मैं चिंता कर रहा हूँ। फिर सामने देखता है जहाँ पर उसका अपीयरेंस भी 24% हो चुका था और वो थोड़ा अच्छा दिखने लग गया था और कहता है मैं बहुत ही सैटिस्फाई हूँ ये रिजल्ट से। फिर मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो ठीक है फिर मैं अभी चलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मैं मेरा बेस्ट करूंगा जितना हो सके मेरी तरफ से तो अच्छा ही करूंगा। फिर पीछे से डैसम आ जाता है और कहता है अंकल तुम कहाँ पर जा रहे हो। फिर मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए सॉन्ग का। और डैसम भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ऑलराइट आपसे मैं बाद में मिलूंगा, और बहुत ही प्यारे तरीके से कहता है जिससे कि मेन कैरेक्टर दिल भी पूरा भर जाता है और कहता है कि ये स्माइल मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर, और यही स्माइल मुझे एक प्रो सिंगर बनाएगा आगे जाके। तो ये एपिसोड स्टार्टिंग होती है मेन कैरेक्टर आ चुका था मार्केट पर और कहीं पर जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए अपना सिंगिंग का, और चारों तरफ देखता है बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और मेन कैरेक्टर भी सोचता है यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ एग्जाम चल रहा है। डैसम भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा जब वो भी उसका फ्रेंड के साथ आएगा शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ एग्जाम देने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो भी अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हुए। और मैं मेक श्योर करूंगा कि उसका लाइफ बहुत ही अच्छे से कटे। और वहीं पर ही एआई आ जाता है और कहता है कि रुको अभी रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा कि तुम एक छोटी बच्ची को ऐसी बात सोच रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हुए फिर भी अपने भांजी के ऊपर। और मेन कैरेक्टर भी बहुत ही शर्मा जाता है और कहता है कि मैं कोई गंदी बात नहीं सोच रहा था इसलिए तुम चुप करो, तुम तो एक मैसीन हो, तुम क्या जानो मेरा बात। और फिर चला जाता है कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम पर, लेकिन जैसे ही जाता है अंदर वहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगा हुआ था और सभी लोग हाई स्कूल में थे। और वहाँ पर एआई कहता है कि हमारे सिस्टम ने एनालाइज किया है तुम्हारा हार्ट को और ये पता चला कि तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ही बढ़ रहा है क्योंकि तुम इस बात को चिंता कर रहे हो कि यहाँ पर जितने भी सारे हाई स्कूल गर्ल्स है वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हें एक अंकल समझेंगे जो कि जॉबलेस होगा। मैंने कर रही ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इतना यंग जो दिख रहा हूँ ये डेफिनेटली सच बात नहीं है। तभी पीछे से एक लड़की आ जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी आपका पर्स गिर चुका था, लेकिन मैनकर तो आपने जोश में ही था और कह देता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक सिंगिंग को डेब्यूट करने के लिए और मैं कोई जॉबलेस आदमी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा ख्याल से ये बात निकाल लो। और वहाँ पर कुछ समय के लिए ऑकवर्ड हो जाता है और कुछ समय के बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं हमारे मैनकर के ऊपर और कहते हैं कि अंकल आपको गुड लक तुम्हारा डेब्यूट के लिए। मैनकर भी अपना पर्स लेके सोच रहा था कि कोई आके मुझे यहाँ पर मार दो प्लीज, मैं इस जिंदगी को और जीना नहीं चाहता। और एआई भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि गुड लक अंकल आपका डेब्यूट के लिए। और मैनकर कहता है कि शट अप और मैं जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वहाँ पर चला जाता है गाना गाने के लिए और वहीं पर ही एक लड़की था जो कहता है कि क्या ये एक सिंगर है। फिर उसके अंदर हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनकर को गाना गा रहा था और गाना गाने के बाद उसका स्कोर आया था 100 और वहाँ पर लिखा भी था तुम्हें एक सिंगर
बनना चाहिए क्योंकि तुम एक ऑलरेडी सिंगर बन चुके हो ये गाना गा के। और एआई कहता है कि तुमने तो अभी ये गाना का लिरिक्स भी नहीं पढ़ा है सामने वाला स्क्रीन में, यानी तुम्हारा इम्प्रूव हो चुका है कुछ कुछ। और मैंने कहा हाँ, ये जो गाना गाया है मैंने ये मेरे दिल से निकला है, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक सुपरस्टार जो बनने वाला हूँ। और अभी मैं जो गाना गा रहा था मैं फील कर सकता हूँ मेरा इम्प्रूवमेंट को, और मेरा गला भी सूखा नहीं है। मैं कितने देर से गाना गा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं पूरा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन एआई कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। अगर तुम ज्यादा पानी नहीं पियोगे और तुम्हारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर मैटर नहीं करेगा तुम्हारा वोकल कार्ड कितना इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि एक बार अगर ऐसा हो गया उसके बाद से तुम तुम्हारा वॉइस को भी खो सकते हो, यानी तुम कभी बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ। और मेनकट भी अपना पानी का बोतल निकाल लेता है और कहता है ऑल राइट मुझे डराओ मत, ऐसी बात कह के मैं पानी पी रहा हूँ। और वहाँ पर उसका डासम का मैसेज आता है और लिखा था कि जल्दी से घर पर आ जाओ नहीं तो कुटाई हो जाएगा तुम्हारा। और मेनकट देखते हुए सोचता है अच्छा ये तो ये डासम है, लेकिन मुझे थोड़ा और गाना गाना था, छोड़ो फिर घर पर बुलाया है यानी जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे हाई स्कूल गर्ल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारा शोर भी हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा देर के लिए गाना नहीं गा सकता क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा था पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ दूर से बहुत सारे लव का आवाज आ रहा था। और एआई कहता है कि तुम ऐसा बात कर रहे हो कि जैसे कि तुम एक अंकल हो। और मेनकट कहता है एक दिन जब तुम्हारा एज हो जाएगा ना तभी रुकना, मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा और तभी तुम्हें पता चलेगा ये दर्द क्या होता है बूढ़ा होने का। तो फिर यहाँ से चलो, यहाँ पर एक पल भी मैं रुकना नहीं चाहता। फिर जैसे ही डोर खोल के आगे जाता है वहाँ पर एक लड़की आ चुका था और अचानक से आ गया था मेनकट के सामने। और मेनकट उसको देख के बहुत ही डर जाता है और चिल्ला भी देता है। अपने मन में सोचता है कि ऐसा मुझे डराया मत करो, क्योंकि मैं कल रात ही एक घोस्ट फिल्म को देख रहा था, वो भी ऐसे ही आया था अचानक से डोर खुलते ही। लेकिन मेनकट उसको इग्नोर करके आगे जा रहा था और कहता है ये कितना अजीब लड़की है। लेकिन आगे जैसे जाता है वो लड़की कहता है कि एक्सक्यूज मी। मेनकट कहता है क्या मुझे बुला रहे हो? और मेनकट फिर कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं एक अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट आया था गाना गाने के लिए कुछ ही। लेकिन वो लड़की कहता है कि क्या तुम हमारे फेस्टिवल में एक परफॉर्म कर सकते हो गाना गा के? मेनकट भी इसको सुन के हैरान हो जाता है और कहता है क्या परफॉर्म, फिर भी मैं, लेकिन मैं तो एक अच्छा सिंगर भी अभी तक नहीं बना हूँ। फिर वो लड़की बताता है कि हमारा गर्ल्स हाई स्कूल का नाम है बायोन गर्ल्स हाई स्कूल और ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, ये एरिया में सबसे नंबर 1 स्कूल यही माना जाता है। और यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला था और यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसका की नाम है उइलो फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए बहुत सारे मिडिल स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। और मैं ये बायोन हाई स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, यानी जैसे कि हमारे यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल होता है ना ऐसा, और वो बताना स्टार्ट करता है। नॉर्मली ये उइलो फेस्टिवल हमारे फाइनल एग्जाम के होने के बाद होता है, लेकिन इस बार सडनली ये उइलो फेस्टिवल को हमारे मिड टर्म एग्जाम के टाइम पर अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हमें ये फाइनल एग्जाम के बाद रखेंगे तो फाइनल एग्जाम में कोई भी नहीं पढ़ेगा, सभी लोग प्रिपेयर करने लग जाएंगे वो फेस्टिवल के लिए। इसलिए ये फेस्टिवल आज जल्दी हो रहा है ये साल। लेकिन ये फेस्टिवल में एक एमसी होता है जो कि परफॉर्म करता है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को फोन किया हूँ और पूछा भी हूँ क्या हमारे ये फेस्टिवल में वो परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन सभी लोग मना कर चुके थे। और इसी वजह से हमारे पास कोई भी एमसी नहीं है, हमारे पास कोई भी सिंगर नहीं है या फिर डांसर या फिर कोई बैंड बजा, कुछ भी नहीं है। और ये फेस्टिवल में जो कुछ होगा सब कुछ मेरे ऊपर है क्योंकि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था और मेरे पास से 2 लड़की बात कर रहे थे। एक लड़की कहता है कि यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयड अंकल है जो कि आके यहाँ पर सिंगिंग करते हैं कैरियोकी में, लेकिन उनका सिंगिंग बहुत ही अच्छा है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो चाहे तो एक सिंगर भी बन सकते हैं। और दूसरा लड़की कहता है कि तुम बोलना क्या चाहता हो, उसको तुम अनएम्प्लॉयड बोलना चाहते हो या फिर तुम एक सिंगर बोलना चाहते हो? चलो जो कुछ भी हो, हमारा काम है यहाँ पर आना, मजे करना और यहाँ से जाना। अगली बार तुम जब आओगे यहाँ पर तो फिर मुझे जरूर से इन्वाइट करके आना। और ये सब कुछ बात वो लड़की भी सुन रहा था प्रेसिडेंट, और ये बात सुन के मेनकट के दरवाजे के बाहर आ जाता है सुनने के लिए और कहता है कि चलो सुनते ये कैसा गाना गा रहा है। लेकिन जैसे ही सुनता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो भी चौंक जाता है। और प्रेसिडेंट में आता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हें भीख मांग रहा हूँ, प्लीज ये साल हमारा स्कूल का 40 एनिवर्सरी है, इसलिए हम ये उइलो फेस्टिवल में मिस नहीं कर सकते एक एमसी को, हमारे स्कूल को आपकी बहुत ही जरूरत है, क्या आप आ सकते हो? और मेनकट भी सोचता है थोड़ी देर के लिए और कहता है क्या तुम बोल रहे हो कि मैं ये उइलो फेस्टिवल में जाके एक गाना गाऊं? और वो लड़की भी बहुत ही प्यारा मुंह बना के कहता है कि अगर आप इसको कर सकते हो तो फिर जरूर से करना, क्योंकि यही मेरा विश है। और मेनकट थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है ये, लेकिन तभी वो लड़की कहता है कि तुम्हें पता है ये फेस्टिवल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और खास करके मेरे, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। ये फेस्टिवल मेरा फ्यूचर भी बता सकता है, अगर ये फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा तो फिर मेरा करियर सेट है। लेकिन ये फेस्टिवल के लिए हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, और जब मैं आपका वो परफॉर्मेंस सुना था जब गाना गा रहे थे आप, उसके बाद से मैं सोच लिया था कि ये परफॉर्मेंस आप ही करोगे, क्या प्लीज मुझे हेल्प कर सकते हो? ओपा ओपा का मतलब एक छोटी उम्र की लड़की 1-2 साल के या फिर 2-3 साल बड़े लड़कों को कहते हैं। और मेनकट कहता है कि हाँ ये अभी स्मार्ट मूव चल रहा है, मुझे ओपा कह के मुझे फंसाना चाहता है।
मुझे पता है मैं एक अंकल की जैसा देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ओपा कह के मुझे यंगर बनाना चाहता है। और फिर मेनका कहता है लेकिन फिर भी ये थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं इतना भी अच्छा नहीं गाना गाता। और वो लड़की कहता है ये बहुत ही बुरी बात है। तो फिर ठीक है, अगर तुम ये बात करना ही नहीं चाहते तो फिर हम तुम्हें 2 लाख यौन पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बजट बहुत ही लिमिटेड है। अगर तुम ये परफॉर्मेंस को करते तो फिर हम लोग जरूर से तुम्हें 2 लाख यौन पे कर देते हैं। और मेनकर तो इसको बात को सुन के तुरंत से उसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये फेस्टिवल जरूर से मैं करूंगा, इसके लिए प्लीज मुझे एक मौका तो देके देखो। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकर परफॉर्मेंस करने के लिए राजी हो गया था, और फिर इस एपिसोड में मेनकर कहीं पर आ जाता है अपना ट्रायल देने के लिए कुछ लड़कियों को, और उसके आगे दोनों लड़कियां थे। और एक लड़की कहता है कि ये से वही प्रेसिडेंट है। उसको कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ये अच्छा गाना गाता है, ये तो दिखने में से ही बहुत ही बूढ़ा लग रहा है। और दूसरा लड़की भी कहता है हाँ ये से इसको ढूंढा ही, इसका मतलब ये अच्छा गाना गाता होगा, लेकिन इसका लुक्स थोड़ा ओल्ड फैशन है। और मेनकर भी वहाँ पर बहुत ही नर्वस हो रहा था और कहता है कि हेलो हाय कैसे हो। लेकिन ये से जो कि प्रेसिडेंट है वो कहता है कि जब वो गाना गाएगा तो मैं खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा गाना गाता है, इसलिए तो मैं उसको यहाँ पर लेके आया और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करने वाला हूँ उसके गाना को। और मेनकर कहता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी भी एक स्ट्रेंजर के आगे मैं गाना नहीं गाया हूँ। और प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें पता है तुम जो परफॉर्मेंस करने वाले हो स्टेज में इतने सारे लोग हो गए और बहुत सारे अनजान लोग के आगे तुम गाने गाने वाले हो, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ही। और मैं यहाँ पर तुम्हारा रिकॉर्डिंग भी करूंगा, और रिकॉर्डिंग में जाके हमारा जो हेड है ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड उनको दिखाऊंगा, अगर वो मान जाते हैं तो फिर तुम्हारा कंफर्म में हमारा परफॉर्मेंस में एमसी बनना। और मैं कहते हाँ उसने सही कहा, मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 लाख जो यून चाहिए। और कहता है ऑलराइट मैं अभी रेडी हूँ, चलो इसको शुरू करते हैं। और फिर वो गाना गाना भी चालू कर देता है और मन में सोचता है कि ये जो मैं गाना गाया हूँ उसका नाम है वेंडिंग, और ये एक पॉपुलर सॉन्ग है, और ये सॉन्ग को गाने के लिए एक स्किल चाहिए, एक टेक्निक चाहिए तुम्हारे अंदर, और वो चीज है तुम्हारा आवाज जितना भी क्लियर होगा, एक क्रिस्टल के जैसे क्लियर वॉइस होगा, तुम ये गाना उतना अच्छे तरीके से गा सकते हो। और फिर वो गाना गाना चालू कर देता है, और गाना गाने के बाद सामने वाले लड़कियों को भी एहसास हो जाता है ये अच्छा गाना गाता है बोल के, और वो लोग भी चौंक जाते हैं। फिर मेनकर देगी तुम लोग सेटिस्फाई हो गए मेरे गाना गाना से। और लड़कियां भी कहते हैं सच में तुम तो बहुत ही इनक्रेडिबल हो, मैंने ये सोचा नहीं था, ये गाना गा के तुमने दिखा दिया कि तुम ये ओरिजिनल आर्टिस्ट से भी कितना अच्छा गाना गाते हो। मेनकर देगी ये सही नहीं है, मैं अच्छा गाना गाता हूँ मुझे वो पता है, लेकिन एक प्रो सिंगर तो एक प्रो सिंगर रहता ही है। और दूसरा लड़की भी कहता है हाँ ये अनबिलीवेबल, इसमें विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए तो 2 लाख यून भी बहुत ही कम है, तुम इतना अच्छा गाना गाते हो। फिर मेनकर खड़े हो जाता है और कहता है कि एनीवेज जब तुम्हारा टीचर यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड हाँ बोल देगा तो फिर मुझे कांटेक्ट कर देना, कॉल कर देना। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी से जाना चाहता हूँ क्योंकि घर से मैसेज भी आ चुका है, लेकिन मैं अभी तक गया नहीं हूँ, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकूंगा अगर बहुत ही ट्रेवलसम हो जाएगा, इसलिए वो जाने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर डैसम भी आ जाता है और कहता है अंकल मैं आ गया देखो। और वो एक थैली में आइसक्रीम लेके आया था और कहता है कि ग्रैंडमा ने ये आइसक्रीम आपको देने के लिए बोला है, और आपने बताया भी था यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं उसके लिए भी मैं आइसक्रीम लाया हूँ। और मेनकर भी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे जो लड़कियां थे वो कहते हैं ये कितना क्यूट है, और वहाँ पर सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं। और आइसक्रीम खाते खाते एक लड़की उसको पूछता है तुम्हारा जॉब क्या है, क्या तुम एक वोकल ट्रेनर हो। और मेनकर कहता है कि तुमने ये गलत फहमी हुई है क्योंकि मैं एक कारपेंटर हूँ। और लड़की भी बहुत ही चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारी तरह सभी कारपेंटर इतना अच्छा गाना गाते हैं। और मैंने कहता है कि नहीं ये बात सच नहीं है, मैं एक सिंगर नहीं बन पाया, बचपन से ही मेरा सपना था एक सिंगर बनना, लेकिन मेरा जिंदगी में कुछ ऐसा पल आ चुका था उसके वजह से मैं सिंगर नहीं बन पाया। और वो लड़की भी कहता है हाँ तुम्हारा स्किल तो बहुत ही अच्छा है, तुम चाहो तो कभी भी सिंगर बन सकते हो। और मैंने कहता है कि तुम्हें एक गलत फहमी हुई है फिर से, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा सिंगर था पहले, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया तभी जाके मैं इतना अच्छा बन पाया हूँ, और ये प्रैक्टिस अभी अभी मैं स्टार्ट किया हूँ और सडनली मेरा चेंज हो चुका है। और लड़की भी कहता है हाँ इसको सुनते हुए लग रहा है कि मैजिक के जैसा। मैनकर भी कहता है हाँ ये थोड़ा उसके जैसा ही फेमिलियर है। और उसका वो कहता है क्या तुम कभी प्लान बना रहे हो एक सिंगर बनने का। और मैनकर कहता है कि हाँ मैं ये कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ सिंगर बनने में, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी है मेरे साथ। लेकिन वो दोनों लड़कियां तो आगे आ जाते हैं और कहता है कि तुम्हारा वॉइस बहुत ही यूनिक है, अगर तुम चाहो तो फिर एक सिंगर बन सकते हो। दूसरी लड़की भी कहते हैं हाँ तुम डेफिनेटली एक ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दो और एक सिंगर बन जाओ। और मैनकर भी उनको देखता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर से ये एक बार ट्राई करके देखूंगा। और रात हो जाता है ऐसे बात करते करते, और तीनों लड़कियां भी चले जाते हैं और कहते हैं कि आपका आइसक्रीम खाकर बहुत ही अच्छा लगा, अभी यहाँ पर हम चलते हैं, हम लोग फिर से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे अगर हमारे टीचर ने हाँ कह दिया तो फिर। और मैनकर कहता है ओके ठीक है फिर टेक केयर। और मैनकर सोचता है कि इनको देखते हुए मेरा बचपन का याद आ गया, और मैं ये बचपन की बात कह रहा हूँ तो फिर मेरे बचपन में भी बहुत सारे स्कूल फ्रेंड थे या फिर हाई स्कूल फ्रेंड थे जिसका याद अभी भी मुझे आ रहा है। और वो आसमान को देख के ये सब कुछ बात सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें मेनकाडो दिखाते हैं जो कि कहता है कि एक हफ्ता गुजर चुका है और आज है व्हीलिंग फेस्टिवल। और तभी एआई कहता है हमने डिटेक्ट किया है तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ही अनयूजुअल है, इसलिए थोड़ा संभल के, नहीं तो हार्ट चोक भी आ
सकता है। मैंने कहा था कि ये सब हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, और नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो मेरा लिरिक्स को भी भूल चुका हूँ, इतना मैं नर्वस हूँ परफॉर्मेंस की वजह से। और एआई कहता है कि क्यों ना तुम एक स्किल को ट्राई करो, और वो स्किल को एक एक्टिवेट कर देता है, मतलब अनलॉक कर देता है। और उस स्किल का नाम था लिरिक्स एकोडिंग। ये एक ऐसा स्किल था, अगर तुम गाना गाते गाते कोई लिरिक्स को भूल जाते हो तो फिर तुम्हारा आगे लिरिक्स आ जाएगा, उसके बाद तुम उसको पढ़ के गाना गा सकते हो फिर से, और बीच में गलती भी नहीं होगा। और मेनकट भी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा स्किल है, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो फिर मैं इसको रीड करके गाना कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर एआई पूछता है कि क्या ये स्किल को देखते हुए तुम्हें लग रहा है तुम अभी कर सकते हो बोल के, और मेनकट भी कहता है हाँ अभी मैं कर सकता हूँ। और एआई कहता है बहुत ही अच्छा, उम्मीद है ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेगा। तभी वहाँ पर डासम भी आ जाता है और कहता है अंकल तुम्हारा प्रिपेयर कैसे चल रहा है तुम्हारा परफॉर्मेंस के लिए। और मेनकट कहता है हाँ अच्छा चल रहा है। और फिर जैसे उसको देखता है डासम मेनकट पूरा सूट बूट पहन के रेडी हो गया था, और डासम कहता है तुम प्लीज ये बात मत कहना कि तुम ये सूट बूट पहन के परफॉर्म करने के लिए जाओगे। और मेनकट भी चौंक जाता है और कहता है क्या क्यों क्या हो गया। और फिर डासम जाता है और सूट को खींचने लग जाता है और कहता है कि तुम सच में ये सूट बूट को पहनने के बाद एक 100 साल के अंकल के जैसा देख रहे हो। और मेनकट कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये कितना महंगा है, इसे तुम इसको खींचना बंद करो, ये हमारा सबसे बेस्ट क्लोथ है, मेरे पास जितने भी क्लोथ है उसमें सबसे बेस्ट, तुम्हें पता है इसका कॉस्ट कितना है। और डासम कहता है तुम्हें ये सूट बूट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम और भी ज्यादा ओल्ड देख रहे हो, तुम्हें एक टी शर्ट और एक जींस पहनना चाहिए, और ये आज का डेट का फैशन है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, सच में तुम्हें बूढ़े हो चुके हो। और मेनकट कहता है कि ये एक परफॉर्मेंस है, इसलिए तो एक प्रॉपर ड्रेस चाहिए, एक सूट बूट प्रॉपर चाहिए, क्योंकि ये मेरा फास्ट परफॉर्मेंस है। और डासम कहता है तुम्हें पता नहीं है, तुम एक फिश के जैसे दिख रहे हो, एक ग्रे फिश के तरह। और फिर मेनकट कहता है ओके ठीक है फिर। और फिर मेनकट एक टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट और जींस को पहन लेता है, और डासम भी कहता है बहुत ही अच्छा, ये तुम्हें अच्छा लग रहा ना, ये वो सूट बूट से 1000 गुना से भी बहुत ही अच्छा है, अभी तुम देख रहे हो थोड़ा यंग के जैसा। उसके बाद कहता है चलो चलते हैं फिर। और मेनकट कहता है ओके ठीक है फिर चलो, लेकिन हम क्या जल्दी नहीं जा रहे हैं, मेरा तो परफॉर्मेंस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हम अभी कहाँ पर जा रहे हैं। फिर डासम कहता है तुम्हें पता नहीं है, ग्रैंडमा मुझे बोला है हम वहाँ पर फेस्टिवल में जाएंगे, और वहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स होगा और कैंडी भी होगा, वो मुझे खरीद के देंगे। और मेनकट कहता है अच्छा तो फिर ये उसका मेन प्लान है। और फिर मेनकट अपने मॉम को देखता है और कहता है कि मॉम तो फिर ठीक है हम लोग फैले जाते हैं। और मॉम भी कहता है ओके ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। फिर वो फेस्टिवल में आ जाते हैं स्कूल का, और अंदर घुस जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, कोई कोई शॉप भी खोल रहा था। और मेनकट इसको देखते हुए कहता है सच में ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये 40 ईयर का फेस्टिवल है, इसलिए शायद ये कुछ खास बनाया है। और फिर एआई पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें देखते हुए कि तुम जब हाई स्कूल में थे तब तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करते थे, या फिर बहुत सारी लड़कियों को जानते थे। और मेनकट कहता है हाँ मेरा फ्रेंड्स तो बहुत सारे थे हाई स्कूल में, और एक फ्रेंड तो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी था इस स्कूल का, मतलब उस समय का। मैं सोच रहा हूँ वो अभी क्या कर रहा होगा। और तभी पीछे से कोई आ जाता है लड़की, और वो कहता है ली उजिन। और फिर मेनकट पीछे घूम के देखता है और कहता है कि ये तो तुम हो ना हेजिन। और हेजिन कहता है हाँ मुझे पता ही था ये तुम ही हो, मैं तो दूर से देखते हुए मुझे यकीन भी नहीं हुआ ये तुम ही हो बोल के, लंबे समय से नहीं दिखा हूँ इसलिए शायद। और मेनकट उसके पास आता है और कहता है अच्छा तो फिर यहाँ पर तुम एक टीचर भी बन चुके हो, तुम सच में जब हाई स्कूल में थे बहुत सारे मेहनत किए थे, और तुम्हें एक स्टडी बॉग भी कहा जाता था, मतलब हर समय स्टडी स्टडी स्टडी। और वो भी कहता है हाँ मैं बस एक लड़की इंसान हूँ जिसको कि ये जॉब मिल चुका है। और फिर वो कहता है क्या तुम यहीं पर ही रहते हो आसपास। और मेनकट कहता है हाँ यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मेरा घर है। और हेजिन कहता है तो फिर मैं तो बहुत बार यहाँ से घूमता रहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें दिखा नहीं हूँ, ऐसा क्यों। फिर मेनकट कहता है क्योंकि हम लोग दोनों ही काम करते हैं, और मैं भी अपने काम को चला जाता हूँ, और तुम भी यहाँ पर काम करने के लिए आ जाते हो, तो काम की वजह से शायद दिखा नहीं होगा। और वो पूछता है फिर अच्छा तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है अभी। और मेनकट कहता है कि मैं एक जस्ट कारपेंटर हूँ ऑर्डिनरी सा। और हेजिन भी जोश में आ जाता है और कहता है कि ये बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि तुम एक फाइनली एक जॉब को ढूंढ चुके हो जो कि तुम कर सकते हो। और मेनकट तो बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि ये जले हुए जगह पर नमक छिड़क रहा है। और हेजिन कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम कोई म्यूजिक इंडस्ट्री पर हो गए, क्योंकि तुम्हारा सपना जो था सिंगर बनना, और अभी तुम ये परफॉर्मेंस भी करने वाला हो ये परफॉर्म में विलो फेस्टिवल के। और हाँ मैं तुम्हारा वीडियो भी देखा हूँ, तुम तो बहुत ही अच्छा गाते हो अभी। और मेनकट कहता है क्या तुम मेरे वीडियो को देखे हो, यानी तुम ही हो हेड ऑर्गेनाइजर ये फेस्टिवल का। और वो कहता है ये सही पकड़े हो। और फिर मेनकट और उसके बीच में बहुत सारे बातें होने लग जाती है, और एक दूसरे को चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर मेनकट जब ध्यान से देखता है उसको, और वो कहता है कि ये पहले हाई स्कूल में एक स्टडी बग था जो कि हर समय स्टडी करता रहता था, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट हो चुका है, एक सुंदर सी लड़की में। जब हम लोग हाई स्कूल में निकले तभी से मैं हमारा कंटेंट छूट चुका था, और मैं मिलिट्री सर्विस के लिए चला गया। 8 साल के लिए मैं किसी भी दोस्त को अभी तक मिला नहीं हूँ। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकट और हेजिन के बीच में बातचीत चल रहा था, और इस एपिसोड स्टार्टिंग में हेजिन पूछता है क्या तुम सच में सिंगर बनने वाले नहीं हो, अभी हमेशा के लिए छोड़ दिए हो। लेकिन मेनकट कहते हैं हाँ मैं ट्राई करता हूँ, अभी कुछ ट्राई करने वाला हूँ सिंगर बनने के लिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। तभी उसका नजर आगे चला जाता है, और जैसे आगे देखता है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे इन दोनों को देखने के लिए। और मेनकट कहता है कि
हेजिन को, चलो फिर ये बातचीत हम बाद में करते हैं, मुझे कुछ काम आ चुका है इसलिए मुझे सॉल्व करना है उस काम को। और वो कहता है ऑलराइट ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और मेनकट हाँ तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर मेनकट उससे अलविदा कह के वो लड़की के पास आ जाता है जो कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास आके तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो प्रेसिडेंट कहता है हम सिर्फ यहाँ पर आए थे क्या हो रहा है यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन तुम्हारा और हमारा टीचर का रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो नहीं तो तुम्हें परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं देंगे। और मेनकट कहता है कुछ नहीं, हम सिर्फ एक कॉलेज मतलब एलिमेंट्री स्कूल के और मिडिल स्कूल के फ्रेंड है। और प्रेसिडेंट कहता है क्या। मेनकट हाँ ये बात सच है, और वैसे मेरा जब सिंगिंग का बारी आ जाएगा तो फिर मुझे बुला लेना, मैं मेरे रूम में हूँगा। लेकिन इसको सुन के प्रेसिडेंट बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि वो कहता है कि सच में तुम सिर्फ प्रैक्टिस से करते रहते हो, तुम्हें कभी कभी मजा भी कर लेना चाहिए। और मुझे तो लगा था और ही कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में, लेकिन सच में तुम मुझे डिसअपॉइंट कर दिए। मेनकट भी गुस्सा होता है, ये कहता है कि ये बच्चा बहुत ही बोल रहा है मेरे बीच में। फिर मेनकट लेके प्रेसिडेंट एक क्लासरूम में आ जाता है और मेनकट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और प्रेसिडेंट भी कहता है हाँ यहाँ पर जितने भी सभी बच्चे हैं सभी लोग ऑडिटोरियम या फिर जिम्नाजियम में चले गए हैं। और प्रेसिडेंट वहाँ से जाते हुए कहता है मैं 20 मिनट के अंदर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा और तुम्हारा जब बारी आ जाएगा स्टेज में जाने का तब मैं बुला लूंगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेनकट कहता है क्या प्रैक्टिस यहाँ पर। हाँ मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर देता हूँ तो फिर मेरा वोकल कार्ड भी बढ़ जाएगा और मेरा कॉन्फिडेंस पे। लेकिन एआई कहता है तुम्हें पहले रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा हार्ट बीट हमने डिटेक्ट किया है कि बहुत ही क्विकली धड़क रहा है और तुम बहुत ही नर्वस हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा शांति से मेडिटेशन करना चाहिए। मेनकट कहता है लेकिन मैं खुद को शांत कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मॉम और डैसम भी आने वाला है मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए। अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया और मेरा परफॉर्मेंस बेकार चला गया तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मॉम के आगे। लगता है कि मुझे पहले से उसे बताना नहीं चाहिए था इस बारे में मॉम को। और एआई कहता है कि तुम यहाँ पर छोटे बच्चे की तरह रो मत क्योंकि मैं डोरेमोन की तरह गाजेट नहीं निकल सकता यहाँ पर। अभी तुम एक ही काम कर सकते हो, वो है सिंगिंग का। तुम जितना अच्छा सिंगिंग करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही ऊपर जाएगा और तुम्हारा एबिलिटी भी। और मेनकट भी हाँ यही करना पड़ेगा मुझे, लास्ट में चिंता करके फायदा क्या है, मुझे परफॉर्मेंस तो कैसे भी ना कैसे करके करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा शांत होना पड़ेगा। तभी उसका फोन में प्रेसिडेंट का मैसेज आता है और वहाँ पर लिखा था ओपा 20 मिनट के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस स्टेज पर आ जाना क्योंकि तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा। और मेनकट भी जोश में आ जाता है और कहता है चलो तो फिर ठीक है, मेरा आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाएगा मेरे लिए। फिर हमें स्टेज का सीन दिखाया था जहाँ पर एक लड़की थी जो कि होस्ट का काम कर रहा था और वो कहता है कि अभी ये राउंड हो चुका है परफॉर्मेंस का राउंड, जो कि ये फेस्टिवल का एमसी है और ये नेक्स्ट परफॉर्मेंस एक्चुअल में एक सिंगर है जो कि यहाँ पर गाना गाने वाला है। और हमें बहुत ही मुश्किल समय गुजरना पड़ा क्योंकि हमें कोई भी सिंगर नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने जिसको बुलाया है वो बड़ा सिंगर तो नहीं है लेकिन उसका गाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुनोगे उसके वॉइस को तो फिर तुम खुद के कानों के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, प्लीज वेलकम हमारा वन एंड ओनली ली जू जिन। और हमारा मेनकट भी स्टेज पर आ चुका था, स्पॉटलाइट भी वहाँ पर पड़ रहा था मेनकट के ऊपर। लेकिन उससे पहले गाना गाता हमें कुछ मिनटों के पहले का सीन दिखाया था जहाँ पर हेजिन बहुत ही चिंता कर रहा था उसके बारे में, मेनकट के बारे में, और सोचता है कि अभी उसका परफॉर्मेंस आने वाला है, एक फ्रेंड का परफॉर्मेंस। और सिर्फ फ्रेंड हुए बल्कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि बचपन से मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया था जहाँ पर वो दोनों लड़ाई कर रहे थे मिडिल स्कूल पर। इसने कहा तुमने पहले मुझे मारा और मेनकट कहता है मैंने नहीं मारा, तुमने पहले मुझे मारा। और फिर कहता है कि ऐसे करके हमारा प्राइमरी स्कूल भी चला गया और हम दोनों साथ में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल साथ में ही पढ़े हुए हैं। लेकिन जब हमारा हाई स्कूल का बात आई तभी हम लोग दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम दोनों पास पास ही रह रहे थे लेकिन कभी भी एक दूसरे को देख नहीं पाए। और उसके बचपन का सीन दिखाया था जहाँ पर मेनकट गाना गाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका गाना बहुत ही खराब था और वो कहता है इसके पास कभी भी एक सिंगर का टैलेंट नहीं था और हमेशा ही बहुत ही बुरा गाता था, लेकिन फिर भी वो उसका ड्रीम को छोड़ा नहीं था, वो हमेशा से चाहता था एक सिंगर बनना। इसी वजह से मैं जब उसका वीडियो देखा गाना गाते हुए मैं बहुत ही शॉक हो गया क्योंकि वो गाना बहुत ही अच्छा था सच में। अभी का उजिन मेरा बचपन का दोस्त के जैसा नहीं लग रहा था, अभी जगह उजिन एक सिंगर की तरह लग रहा था जो कि चमक रहा था आसमान उसके कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जब मैं उसके साथ बात किया अभी मुझे पता चल गया कि यही है उजिन जो कि पहले बचपन का था। जितना भी वो बड़ा हो जाए, जितना भी वो अच्छा सिंगर गा ले, वो उजिन ही रहेगा। फिर हमें मेनकट दिखाते हैं जो कि स्टेज पर आ चुका था और कहता है कि गुड आफ्टरनून। बहुत ही नर्वस था इसलिए ठीक से ढंग से कह नहीं पा रहा था और मेरा नाम है ली उजिन, और ऐसे ही भाषण चल रहा था। और इसको देखते हुए हेजिन भी कहता है गया, फिर से स्टार्ट हो गई और बाकी सब लोग बात कर रहे थे ये कौन आ गया, ये क्या वही सिंगर है जिसके बारे में अभी भी बात किए जा रहे थे। और सभी लोग अपने काम में ही लग जाते हैं और कोई भी हमारा मेनकट तब ध्यान ही नहीं देता, कोई मोबाइल चला रहा था या कोई फोन कॉल में बात कर रहा था। हेजिन सोचता है कि जो भी हो जाए वो मेरा प्रीशियस एक छोटा बचपन का दोस्त है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मेनकट तभी अनाउंस करता है मैं जो अभी गाने गाने वाला वो एक पॉप सॉन्ग है। फिर वो गाना स्टार्ट भी कर देता है और म्यूजिक के साथ, और जैसे ही गाना स्टार्ट कर देता है सभी लोग उसके तरफ देखने लग जाते हैं। और मेनकट अपना गाना को कंटिन्यू करते हुए गा रहा था और ऑडियंस में जो भी लड़कियां थे मतलब सभी ऑडियंस चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना अच्छा
गाना गाएगा। और सभी लोग बात करते हैं। सच में अभी जो मैं उसका देख रहा हूँ कितने देरी से, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा हैंडसम तो है ही और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना गाता है। और लड़कों भी कहते हैं उसका वॉइस और उसका साउंड बहुत ही यूनिक है। हम ऐसा वाला साउंड कभी भी नहीं देखे। मैं सोच रहा हूँ जरूर से उसका एक यूट्यूब चैनल तो होगा ही। अगर उसका यूट्यूब चैनल होगा मैं जाके सब्सक्राइब कर दूंगा। अगर कोई भी ये मानव को देख रहा है तो फिर अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो फिर तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इसके बहाने, एक गाना सुनने के बहाने। फिर तभी बहुत सारे लोग वीडियो बनाने भी लग जाते हैं और कहते हैं कि चल चल वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाता है इसलिए हम तो फेमस हो जाएंगे। और वहीं पर ये हेजिन सभी को देख रहा था और कहता है कि ये क्या हो रहा है। कोई कहता है मैं तो यहाँ पर फेसबुक में डालूंगा, अपलोड करूंगा। और कोई कहता था मैं तो इंस्टाग्राम में डालूंगा। और बाकी जो कहते हैं कि मैं तो यूट्यूब में। और ये सब देखे हेजिन भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि सच में ये पिछले उजिन की तरह नहीं है, मैं जैसा सोच रहा था। और वो भी अपना फोन निकाल के कैमरा स्टार्ट कर देता है मेनकट का रिकॉर्डिंग करने में। और मेनकट गाना गा रहा था और सभी लोग वहाँ पर जो भी ऑडियंस थे सभी लोग झूम रहे थे, गाने में डांस कर रहे थे। और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और उसका परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। फिर एआई कहता है कि ये एक सच में एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस था तुम्हारे लिए। और कहता है तुम जब सिंगिंग कर रहे थे और सभी लोग सुन रहे थे उस समय बहुत सारे मोबाइल फोन थे जो कि तुम्हें रिकॉर्डिंग किए हैं और टोटल मिला के 39 स्मार्टफोन है जो कि तुम्हें रिकॉर्डिंग किया है। और मेनकट कहते हैं हाँ मुझे पता है। मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गया क्योंकि इतने सारे कैमरा मेरे आगे कभी भी नहीं आए। और एआई कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा सिंगिंग बहुत ही अच्छा हो चुका है लेकिन तुम्हारा नर्वस बहुत ही अलग ही लेवल पर है। अगर तुम कंट्रोल करना चाहते हो अपने नर्वस पर इसलिए तुम्हें पहले शांत होना पड़ेगा स्टेज के जाने से पहले। और मेनकट कहता है ऑल राइट ठीक है फिर मैं समझ गया, बाकी बताओ। और पीछे देखता है जहाँ पर उसका मॉम और डैसम भी बैठे हुए थे और सुन रहे थे। और मेनकट इसको देखे जोश में आया था और कहता है कि मैं डेफिनेटली मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और तभी पीछे से कोई आया था और कहता है यूजिन। और जैसे पीछे देखता है वहाँ पर हेजिन और प्रेसिडेंट था। और हेजिन कहता है बहुत ही अच्छा, तुम बहुत ही सच में बहुत ही अच्छे गाने गाए हो। और प्रेसिडेंट भी कहता है हाँ ओपा आपका वॉइस तो कमाल का है, अगर मैं होता तो मैं शादी भी कर देता, इसलिए आपके पास मौका है जल्दी से कर लो। और हेजिन उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है तुम बकवास के बात करना बंद कर लो। प्रेसिडेंट भी कहता है यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फोन है जो कि ओपा को रिकॉर्डिंग किए हैं, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। वो लोग कहते हैं क्या, वो कहता है कि सभी लोग एक गाना को सुने हैं और सभी लोग ऑनलाइन भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर ये अपलोड हो गया और इंटरनेट पे वायरल चला गया तो फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा। और हेजिन भी कहता है क्या सच में, क्या मैं ये जो रिकॉर्डिंग किया वो आज वो गाना को मैं ऑनलाइन भी पोस्ट कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है हाँ आप कर सकते हो। मेनकट उन दोनों को थैंक्स करते हुए कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों के वजह से मैं आज परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाया। और हेजिन कहता है अगर ये वीडियो वायरल चला गया फेमस हो गया तो फिर तुम्हें मुझे एक डिनर में बुलाना पड़ेगा, रेडी हो। और मेनकट ऑफ कोर्स मैं बुलाऊंगा तुम जब भी कहोगे। और प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं जाके नान बटर चिकन राजमा चावल बिरयानी जाके खाऊंगा और मुझे भी वो मेनू में शामिल कर लेना। और मेनकट कहता है ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर खुद जाओ ना, मेरे साथ क्यों आ रहे हो। फिर वो वीडियो भी पोस्ट हो जाता है ऑनलाइन पर, सभी जगह पोस्ट होता है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह। फिर हम एक लाइव स्ट्रीमर को दिखाते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा था और कहता है कि हाय एवरीवन मैं जीए योंग हूँ जो कि हमेशा की तरह यहाँ पर आ चुका हूँ लाइव स्ट्रीम करने के लिए। लेकिन इस बार हम देखेंगे एक वीडियो को जो कि हाई स्कूल फेस्टिवल का परफॉर्मेंस है और वो वीडियो हमारा मेनकट का ही था। और वो रिव्यू करता है वो हमारा मेनकट का गाना को और वो वीडियो के व्यूज था 10K मतलब 10,000 व्यू आ चुका था मेनकट के। लेकिन वो व्यू इतने पर ही नहीं रुकता बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज होके 1 लाख पर चला जाता है। और फिर हमें मेनकट को दिखाते हैं जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हुए बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसके कंप्यूटर स्क्रीन में 2 लाख वन आ चुके थे जो कि प्रेसिडेंट नहीं दिए थे वो परफॉर्मेंस के बदले। अंदर से वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पर जाके चिकन खरीद सकता हूँ डासम के लिए, ये बहुत साल हो गया, बहुत लंबी समय हो गया मीट खाते हुए हमारे फैमिली को। लेकिन वहाँ पर उसके बैंक अकाउंट में पैसा कट जाता है 10,000 वन और star.com जो स्टार है उसको चला जाता है 5%। और एआई के टाइम में पहले से बोला था तुम जितने भी रेवेन्यू करोगे मतलब जितने भी कमाओगे उसका 5% हमारा कंपनी ले लेगा। और मेनकट कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी मुझे इसको देखते हुए बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और एआई कहता है कि हाँ हमने तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम्हें पता ही है ना। और मेनकट कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे मूड बहुत ही अच्छा है आज इसलिए मूड की ऐसी तैसी मत करो और चलते हैं चिकन खाने के लिए डैसम के साथ। लेकिन वो जब चला जाता है वो रूम से वहीं पर ही उसे एक ईमेल आता है उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर ऑडिशन रिजल्ट लिखा हुआ था इल्यूजन एंटरटेनमेंट से। हो सकता है उसका ऑडिशन में पास हो चुका होगा और एक सिंगर भी बन चुका होगा, तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक कंपनी या फिर एक एजेंसी को जो कि बहुत सारे सिंगर को ढूंढ रहे थे इंटरनेट पर और उनका कोई भी ढंग से एक सिंगर नहीं मिल रहा था जो कि एक अच्छा गाना गा सकता है। तभी वो कंपनी का जो एम्प्लॉइज थे वो कहते हैं कि चलो खा के आते हैं उसके बाद ही ढूंढना स्टार्ट कर देंगे फिर से। और जो टीम का मेन हेड था लीडर था वो कहता है अच्छा फिर ठीक है मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को एक ढंग से सिंगर मिला जो कि अच्छा गाना गाता होगा। लेकिन किसी को भी एक अच्छा सिंगर नहीं मिला था और सभी लोग मना कर देते हैं। और वो टीम लीडर पूछता है कि
लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बैठ के क्या सुन रहे हो? वो कहता है कि एक सिंगर का गाना सुन रहा हूँ जो कि बहुत ही बकवास है। मैं बहुत सारे सिंगर को गाना सुन चुका हूँ, लेकिन सभी सिंगर एक से बढ़कर एक है। इतने बकवास गाना मैंने जिंदगी भर भी नहीं सुना हूँ। और फिर टीम लीडर कहता है कि तुम तो बहुत ही पिकी हो रहे हो, मतलब सभी को मना ही कर रहे हो। कोई ना कोई तो अच्छा होगा ही, तुम देखो भल से थोड़ा देखो, नहीं तो मुझे दिखाओ कैसा गाना गा रहे थे। फिर वो एम्प्लॉय कहता है यही तो प्रॉब्लम है, सभी सिंगर अभी आज का डेट में अच्छा गाना गाते हैं एक सर्टेन लेवल पर। कोई भी सिंगर वो सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे भी नहीं आता। वो सर्टेन लेवल तक सभी लोग गा सकते हैं, लेकिन उनको सिंगर नहीं कहा जा सकता। जो भी वो सर्टेन लेवल के ऊपर गा सकता है उनको सिंगर कहा जाता है, एक प्रोफेशनल सिंगर। फिर टीम लीडर कहता है ओके फिर ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से ढूंढते हैं कोई अच्छा सिंगर। बोलो क्या खाओगे, क्या नूडल्स चलेगा सभी को? और दोनों एम्प्लॉय भी कहता है ओके ठीक है, हम हमारी तरफ से भी हाँ है। और लीडर पूछता है कि एक और बंदे को, कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना नहीं है, जल्दी से चलो न्यूबी। मतलब वो न्यू आ रहा था। फिर हमें वो न्यूबी को दिखाते हैं जो कहते हैं हाँ क्या बोल रहे हो। फिर टीम लीडर कहता है क्या तुम सो रहे थे? और वो कहते हैं नहीं तो। उसका टीम लीडर कहता है अच्छा तो अभी तुम सीरियसली इतने ध्यान से किसको देख रहे थे? यूट्यूब वीडियो को? तुम्हें ये काम का टाइम है यहाँ पर, तुम यूट्यूब वीडियो यहाँ पर देख नहीं सकते। अगर तुम्हें देखना है तो फिर जाके घर पर देखो। चलो ठीक है, ये लंच टाइम भी हो चुका है, हमारे साथ चलो लंच करके आके फिर से काम पर लग जाते हैं। लेकिन वो न्यूबी कहता है कि हाँ हम तो लंच करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो देखना चाहता हूँ जो कि एक परफॉर्मेंस है। लेकिन वो जो सिंगर है उसका साउंड बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन मैं उसका नाम या फिर चेहरा कभी भी नहीं देखा हूँ, तुम्हें भी सुनना चाहिए वो गाना को। और टीम लीडर कहता है क्या हम पहले खा के नहीं आ सकते? लेकिन वो न्यूबी कहते नहीं हम जल्दी से, ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसी समय ये गाना को सुनेंगे। फिर वो कहता है ओके ठीक है। फिर यूट्यूब वीडियो में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का ही परफॉर्मेंस चला हुआ था, जहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है चलो फिर नेक्स्ट सॉन्ग मेरा एक सेंटिमेंटल सॉन्ग है। वो टीम लीडर कहता है कि इसके पास दम तो है, बहुत सारा दम है, क्योंकि वो जो गाना गाने वाला है वो हमारा डायरेक्टर का सॉन्ग है। ये ऐसा सॉन्ग है कोई भी गाना नहीं चाहता इसको, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना और गाना में बदलना। चलो ठीक ही भी है, चल देखिए वो क्या गाता है। फिर जैसे मेन कैरेक्टर गाना स्टार्ट करता है सभी लोगों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो, खासकर ये एम्प्लॉइज का। और सभी लोग वो गाना में मुग्न हो जाते हैं और वो गाना को सुनने लग जाते हैं। और गाना खत्म होने के बाद वो फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है कि क्या ये सच में रियल है? ये इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है? और वो भी डायरेक्टर का सॉन्ग बहुत ही मुश्किल होता है गाना गाना। और पीछे से डायरेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मेरे सॉन्ग के बारे में बातचीत चल रहा है तो फिर बता, मुझे भी बताओ क्या चल रहा है बातचीत। और उसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं जो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बैठ के मेरे पीठ पीछे बातचीत कर रहे हो लेकिन मुझे भी नहीं बता रहे हो। फिर हमें उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका नाम है सिन जो यून और ये इल्यूजन एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर है। और जो एम्प्लॉय था अपने डायरेक्टर के ऊपर ही चिल्लाया जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये काम का टाइम है, तुम कहाँ पर जाके मरा रहे थे, हमें बहुत सारा काम है इसलिए तुम्हें काम करना चाहिए। और डायरेक्टर भी कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ये बात मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं कहीं पर जाकर मरा नहीं रहा था, बल्कि एक न्यू सॉन्ग पर काम कर रहा था, तुम यहाँ पर आए ज्ञान मत फैलो मुझे। फिर वो टीम लीडर कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, मैं एक डायरेक्टर हूँ लेकिन ये एम्प्लॉय पर कोई भी इज्जत नहीं करता मुझे। और टीम लीडर कहता है ओके ठीक है फिर ये परफेक्ट टाइम है सर। और डायरेक्टर कहता है क्या हुआ, क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया जो कि बहुत ही अच्छा है? तुम्हें पता है इस समय तुम जो भी सिंगर को ढूंढ रहे हो उनका सिंगिंग स्टाइल बहुत ही बकवास होता है और तुम्हारा ग्रेड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर मैं इस बार कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा सैलरी भी कट कर दूंगा। और टीम लीडर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो सुन के तुम मेरे को बोनस भी दे सकते हो, सुनो तो जरा पहले। और डायरेक्टर भी आ जाता है चेयर पर और कहता है बहुत ही अच्छा, मुझे ये कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सा सिंगर इतना अच्छा गाना गाता है जो कि तुम्हें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का गाना स्टार्ट हो जाता है और डायरेक्टर कहता है ये जो गाना गा रही थी तो मेरा ही सॉन्ग है, सच में ये बच्चा बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही पागल है। लेकिन जब मेन कैरेक्टर गाना गाता है उसका दिल को भी छू लेता है और वो भी बहुत ही चौंक जाता है और वो पूरा शांत मुग्न हो जाता है। और सुनने के बाद गाना वो कहता है सच में ये क्या सीरियसली एक अमेच्योर है, मतलब न्यूबी सिंगर है, मुझे नहीं लगता इसका लिरिक्स और इसका वोकल सब कुछ अच्छा है और उसका फेस तो कम्प्लीटली न्यू है, मैं पहली बार देख रहा हूँ उसे। कोई इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है जिसको कि मैं भी नहीं जानता, वो इतना अच्छा गाना गाता है, मुझे लग रहा है कि मुझे उसको रिक्रूट कर देना चाहिए हमारे वहाँ। और फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है कि वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा जल्दीबाज नहीं हो जाएगा उसे इतना जल्दी रिक्रूट करना। और डायरेक्टर कहता है मैं भी श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से। और डायरेक्टर वो जो न्यूबी आया था वो कंपनी में उसको बोलता है ये इसका कोई और वीडियो है? और वो न्यूबी कहता है हाँ इसका और 3 वीडियो है यूट्यूब पर और आपने जो अभी सुना ये ऑडिशन वीडियो था। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर जल्दी से ढूंढो उसको, जितना जल्दी हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो उसका। और एम्प्लॉय भी कहता है ओके ठीक है फिर। और फिर डायरेक्टर कहता है मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वो कितना अच्छा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ दिखाते हैं जो कहता है कि आज का गेस्ट है हमारे यहाँ सिंगर ली उजीन, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर। और मेन कैरेक्टर भी स्टेज पर आ जाता है और कहता है हाय हेलो, और सामने ऑडियंस बैठे हुए थे और थोड़ा गाना भी गा लेता है और ऑडियंस का मनोरंजन भी कर लेता है। फिर साइड में आ जाता है मेन कैरेक्टर और कहता है मैं आज बहुत ही थक गया, क्योंकि एक ही बात है इवेंट आ ही
जा रहा है, मुझे फोन कॉल आ ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली में एक सिंगर बन चुका हूँ। जब वो वीडियो पोस्ट हुआ मेरा परफॉर्मेंस का, तब से मेरे पास बहुत सारा कॉल आ चुका है और वो लोग भी बहुत ही अच्छा पैसा दे रहे थे। कोई तो 400,000 वोन दे रहा था, कोई 500,000 योन दे रहा था और मुझे भी पैसे चाहिए था, इसलिए मैं भी हाँ कर दिया। और उसके मोबाइल फोन में मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहा था, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दो ईमेल के द्वारा। और फिर तभी उसका कॉल बजता है और सोचता है कि ये क्या दूसरा इन्विटेशन है, और कॉल पिक करके कहता है हेलो, और सामने वाला कहता है नाइस टू मीट यू मिस्टर उजिन, मैं उजिन जॉन यू, इल्यूजन एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर। मेनकट इसको सुन के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, जो भी खा रहा था वो भी नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं क्या, कौन हो तुम? और डायरेक्टर कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सरप्राइज कर दिया लगता है बहुत ज्यादा ही, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अप्लाई किया था हमारे इल्यूजन एंटरटेनमेंट को, इसलिए मैं तुम्हें फोन किया हूँ और मैं पर्सनली तुम्हें कॉल किया हूँ ताकि मैं तुम्हें फेस टू फेस देख सकूं। तो फिर मैं एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ पर जल्दी से पहुंच जाओ। और मेनकट पूरा सुन हो जाता है और कहता है क्या ये सच में रियल है? इतने बड़े कंपनी का मेरे ऊपर कॉल आया है, मुझे कॉल आया है। और मेनकट सिर्फ ये कहे जा रहा था। फिर कुछ समय के बाद मेनकट आ जाता है जो कि लोकेशन दिया था डायरेक्टर ने, और प्लेस पर आते हुए सामने कुछ देखता है जो कि उसे भी चौंका देता है। और हमें सामने दिखाया जाता है बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था, और कहता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग मैं तो जिंदगी भर में नहीं देखा हूँ, क्या ये सच में एक इल्यूजन है या फिर एक ड्रीम है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये रियलिटी है, लेकिन आसपास मुझे देखने पर मुझे कोई डोर नहीं नजर आ रहा है, मैं अंदर कैसे जाऊँ? या फिर कोई गाल का ग्रुप आएगा मुझे पिक करने के लिए और मुझे लेके जाएगा? और एआई कहता है कि तुम्हारा ध्यान कुछ और ही तरफ जा रहा है, इसके बाद तुम सिंगर नहीं बन पाओगे, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो। फिर मेनकट थोड़ा आगे जाता है और वहाँ पर माइक लगा हुआ था, स्पीकर लगा हुआ था, जो पासवर्ड देके अंदर जाता है ना, वो वाला लगा हुआ था। और वहाँ पर अब कोई कहता है कौन है और तुम्हारा प्रपोज क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और मेनकट कहता है मेरा नाम ली उजिन है और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और सामने वाला कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया, 1 मिनट के लिए रुको, मैं 2 मिनट के बाद तुम्हें आंसर देता हूँ। और मेनकट कहता है मैं बहुत ही नर्वस हूँ अभी, आई होप मैं पास हो चुका हूँ। और फिर से वहाँ पर आवाज आता है और कहता है हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं आपको, इसलिए आप अभी अंदर आ सकते हो। और मेनकट कहता है यही समय है मेरा सिंगर बनने का फर्स्ट स्टेप। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकट इल्यूजन एंटरटेनमेंट एजेंसी पर आ चुका था, और इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया था। डायरेक्टर बहुत ही परेशान हुआ था और कहता है कि मैं हर मंथ गाना लिखता हूँ और हर मंथ गाना लिख के रिलीज भी करता हूँ, लेकिन जो इस मंथ का गाना लिखा हूँ वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बुरा है, अच्छा है, लेकिन उसे एक अच्छा वॉइस चाहिए। अगर मैं गाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। सॉन्ग बहुत ही अच्छा है लेकिन उसका लिरिक्स, इसलिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि उसका वॉइस दे सकता है मेरे सॉन्ग में। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वॉइस आता है, उजिन का, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर का। वो प्रोफेशनल नहीं है, मुझे चलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसका सॉन्ग का वॉइस मेरे दिमाग में बार बार आ जा रहा है। लगता है कि मेरा दिमाग ऐसा कहना चाहता है कि उसका वॉइस को यूज करूँ मैं ये सॉन्ग पर। फिर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ अभी। लगता है कि वो डिमोनिक वॉइस का मैं एडिक्टिव हो चुका हूँ। सभी लोग ड्रग का एडिक्टिव होता है, लेकिन मैं उसका वॉइस का एडिक्टिव हो चुका हूँ। फिर हमें मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि आ चुका था इल्यूजन एंटरटेनमेंट एजेंसी पर। फिर हमें वो इल्यूजन एंटरटेनमेंट एजेंसी के बारे में बताता है। ये एजेंसी एक ऐसा कंपनी है जो कि सभी लोग इसको जानते हैं, और बहुत सारे फेमस स्टार हो गए वो सभी लोग इसी एजेंसी से निकले हैं। सिंगर हो गया, आइडल हो गया, एक्टर हो गया, या फिर कॉमेडियन हो गया, बहुत सारे लोग इसी एजेंसी से बड़े हुए हैं। और ये ऐसा कंपनी है जो कि सभी को ट्रेनिंग देता है और सभी को ट्रेनिंग करके बड़ा स्टार बनाता है। और ये कंपनी का डायरेक्टर का नाम है सिन जो यून, और वो एक ग्रेटेस्ट सिंगर राइटिंग है, मतलब जो सॉन्ग को राइटिंग करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, और उनका बहुत सारा गाना हिट भी जा चुका है। और इसी वजह से वो जाने पहचाने चेहरा है ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। वो एक ऑलराउंडर है, सुपरस्टार है, उनके पास बहुत सारा स्किल है। और फिर एआई कहता है तुम्हें तो बहुत सारा कुछ पता है उनके बारे में। और मैंने कहा हाँ तुम्हें क्या लगता है, वो बड़ा सुपरस्टार है, इसलिए सभी लोग उनको जानते हैं। अगर कोई आइडल बनना या फिर एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, तो उनको जरूर से जानता होगा। फिर वो एजेंसी के भीतर आ जाता है, बात करते करते एआई से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ वो डायरेक्टर से, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। लेकिन उसके आगे वो ये एम्प्लॉय आ जाता है, लड़की वाला एम्प्लॉय, और कहता है कि मिस्टर ली उजिन आप आ चुके हो, मैं आपको बहुत देरी से इंतजार कर रहा था। और मैंने कहता हाँ थोड़ा देरी हो गया लेकिन चलेगा। और फिर वो कहता चलो चलो जल्दी चलो क्योंकि सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। और मैंने कहता ओके ठीक है। फिर वर्क प्लेस पर आ जाते हैं और वो लड़की कहता है ये है हमारा ऑफिस। और मैंने कहता अच्छा तो फिर ये है, मुझे देख रहे लग रहा है कि ये तो एक कैंटीन है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, लेकिन दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, क्या मुझे देंगे ये? फिर वो लड़की कहता है चलो ये एम्प्लॉय वाला ऑफिस हो गया, अभी हम पर्सनल ऑफिस जाने वाले हैं डायरेक्टर का। मैंने कहता अच्छा तो फिर उनका ऑफिस कहाँ पर है? और वो कहता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर ऑफिस के पास आ जाता है और मैंने कहता ऑफिस के अंदर भी आ जाता है और सामने डायरेक्टर खड़ा हुआ था और कहता है डायरेक्टर सिन जो यून आपने मुझे बुलाया था। और वो कहता है अच्छा मिस्टर लियूजिन आप आ चुके हो, कोई बात नहीं, नाइस टू मीट यू, मैं ये इल्यूजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम सिन जो यून है, तुमने तो मेरा नाम सुना ही होगा। और मेनकट भी थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है हाँ मैं तो ऑफकोर्स मैं आपके बारे में बहुत ही कुछ जानता हूँ और ये मेरा खुशकिस्मत
किस्मत है आपसे मिलना, और मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ आपका। लेकिन मेनकाडोरा उनको देख के सोचता है कि हाँ, जो भी कहा है सच ही कहा है। सेलिब्रिटी का एक अलग ही फेस होता है, मतलब एक सेलिब्रिटी को अगर तुम देखोगे तुम्हें नहीं लगेगा ये साधारण इंसान है, क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन और स्किन बहुत ही इंप्रूव होता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होता है। मैं इनका आवाज बहुत बार टीवी में या फिर फोन कॉल में सुना हूँ, लेकिन अभी जब मैं पर्सनली मिल रहा हूँ तो अभी मुझे एहसास हो रहा है इनका चार्म कितना है। इसको कहता है एक ट्रू सेलिब्रिटी। उनका स्माइल भी बहुत ही अच्छा है। फिर डायरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है चलो ठीक है, अभी जबकि तुम ऑडिशन के लिए आए हो, चलो चलते हैं मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और तुम्हारा आवाज को सुनते हैं, तुम्हारा सिंगिंग स्टाइल को सुनते हैं। फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आ जाता है। अब मेनकाडो आसपास देख रहा था और कहता है ये क्या सच में एक रियल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ पर सभी सिंगर रिकॉर्ड करते हैं? और डायरेक्टर कहता है ये इस तरफ आइए, इस तरफ, यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर मेनकाडो को लेके चले जाता है। एक शीशे के आर पार हो जाते हैं, मतलब मेनकाडो शीशे के अंदर चला जाता है जो कि चारों तरफ से कवर हुआ था, और डायरेक्टर बाहर रह के सुन रहे थे और कहता है कि मिस्टर उजिन, क्या मैं आपसे इनफॉर्मली बात कर सकता हूँ? मैंने कहता है हाँ, आप जैसे चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्टर कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, ये अच्छा है ना या फिर बुरा है? मैंने कहता है ये ऑफकोर्स अच्छा है, आपका ये आने मतलब बहुत ही अच्छा है। और डायरेक्टर कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जैसा भी दिल करे तुम ऐसा गा सकते हो, और तो इमेजिन कर लो कि मैं यहाँ पर हुई नहीं और तुम आराम से कंफर्टेबल होकर गाओ। लेकिन मेनकाडो तो सोच रहा था ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। और डायरेक्टर कहता है चलो फिर ठीक है, हम पहले फर्स्ट सॉन्ग सुनते हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई सॉन्ग है जो कि तुम गाना चाहते हो? और मैंने कहा हाँ, मेरे पास एक सॉन्ग है जो कि मैं गाना चाहता था, उसका नाम है सेओनजे गेयोंग ऑन दैट रोड। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर, रियली उसका लिरिक्स सब याद है तुम्हें? और मैंने कहता है हाँ, मुझे पता है सभी उसका लिरिक्स। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर, तुम गा सकते हो और तुम कैजुअली मेरे साथ बात कर सकते हो, जैसे कि तुम तुम्हारे दोस्त से बात करते हो वैसे मुझसे बात कर सकते हो। मैंने कहता है नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपसे बहुत ही उम्र में छोटा हूँ। और डायरेक्टर कहता है कि तुम तो मेरे से सिर्फ 20 साल ही छोटे हो, ये तो इतना भी बड़ा नहीं है, ये इंडस्ट्री में 20 साल कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है फिर, मैं आपसे अभी से इंस्ट्रक्टर बुलाऊंगा आपको, और मुझे मोस्ट ऑफ द लिरिक्स पता है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, इसलिए मेरे हार्ट से पूरा कनेक्ट है और ये आपका ही सॉन्ग है। और डायरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरा एक वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग है, तो फिर तुम्हें पता ही होगा इसका लिरिक। और मैंने कहा यस मैं कर सकता हूँ। फिर डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर, मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक चला देता हूँ। और वो रिकॉर्डिंग करके ही रखा था, मतलब बैकग्राउंड में जो होता है रिकॉर्डिंग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके रखा है, उसको सिर्फ प्ले करेंगे बैकग्राउंड में और मेनकट अपना गाना गाएगा। और डायरेक्टर पहले प्ले करते हुए सोच रहा था कि ऑन दैट रोड, ये जो सॉन्ग का नाम है ये बहुत ही मुश्किल सॉन्ग है, ये इतना भी इजी सॉन्ग नहीं है, पता नहीं ये कैसे याद रख दिया ये इसका लिरिक को, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे देखते हुए। फिर मेनकट अपना गाना स्टार्ट कर देता है, और वो गाना स्टार्ट होते ही डायरेक्टर सोचता है हाँ ये लाइन में तो जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर जैसे धीरे धीरे आगे जाता है और थोड़ा मेन पॉइंट को आता है, तब डायरेक्टर को झटका लगने लग जाता है और कहता है ये आवाज ही मैंने चाहता था, और मैं पूरा रात भर नहीं सो पाया कल इसके वजह से, ये यूनिक आवाज जो इसका है वही मुझे चाहिए, और ये मैं कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकता इसको। और मैं इसको मानता हूँ, उसका आवाज बहुत ही अमेजिंग वॉइस है, लेकिन क्या इतना ही? ये जो सॉन्ग उसने अभी गाना स्टार्ट किया है ये वाला वर्जन बहुत डिफिकल्ट है, उसका लिरिक्स याद रखना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। ओरिजिनल जो सिंगर है ये सॉन्ग को गाया है उनका नाम है सेयोंजे गेयोंग, उनको ये बहुत ही मुश्किल हुआ था जब ये रिकॉर्डिंग चल रहा था, उसको गाना को डेब्यूट कर रहे थे हम लोग, क्या ये सक्सेस हो पाएगा पहली बार में ही? और मेनका लेकिन कंटिन्यू करे जा रहा था और थोड़ा ही मिस्टेक नहीं करता है, और इसको देख के डायरेक्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इसका एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं है गाना में। जो कि प्रोफेशनल सिंगर होते हैं उनको भी बहुत ही मुश्किल होता है गाना गाते हुए, लेकिन अगर ऑर्डिनरी सिंगर कोई होता है उनको तो बहुत बार प्रैक्टिस चाहिए, लगभग 10-20 बार प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद ही वो परफेक्टली गा सकते हैं। लेकिन इसका गाना पूरा परफेक्टली फिट बैठता है उसके आवाज में, इसका लाउडनेस और कभी गाना के एंड होते हुए उसका लाउड को कम करना, ये सब कुछ आता है। मैं ये बोल भी नहीं सकता, ये एक न्यूबी सिंगर है। और फिर मेनका गाना गाते हुए कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड में ही रहूंगा, और डायरेक्टर भी चौंक जाता है और कहता है क्या ये इसने क्या कहा? एक्चुअल में जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसका लिरिक्स होता है मैं हमेशा ही मेरे साइड में ही रहूंगा, लेकिन इसने कहा गाना को ही चेंज कर दिया, मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड में रहूंगा। लेकिन उसमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका आवाज, ये पूरा साउंड को ही मैच कर रहा है, पूरा उसका साउंड पूरा क्लियरली तुम सुन सकते हो और उसका इमोशन भी तुम महसूस कर सकते हो। ये अच्छे तरीके से जाहिर कैसे कर रहा है ये बच्चा सच में एक मॉन्स्टर है सिंगर में, मैं अभी भी उसे बोल नहीं सकता एक अमेचर बोल के, मतलब एक न्यूबी बोल के। फिर मेनकट का हो जाता है और कहता है कि मैं फिनिश, मेरा हो चुका है। और डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है फिर, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उजिन, लेकिन तुम लास्ट में जो सॉन्ग एंड होने वाला था उसमें तुमने कुछ लाइन ऐड भी कैसे कर दिया, ये तो लाइन आया ही नहीं था गाना में। और मैंने कहता है कि क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और फिर डायरेक्टर कहता है क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या फिर तुम मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो? और मेनकट हड़बड़ा जाता है और कहता है जस्ट प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये लाइन को ऐड कर देता हूँ तो फिर इसका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बेटर इमोशन भी बाहर आ सकता है। फिर मेनकट रियलाइज करता है और कहता है नहीं
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सॉन्ग बहुत ही बुरा है, आपने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन मैं थोड़ा मेरा इमोशन को ज्यादा दिखाना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा एक लाइन ही ऐड कर दिया। और डायरेक्टर हंसता है वहाँ पर और कहता है कि बहुत ही अच्छे। और मेनकट भी चौंका हुआ था और कहता है कि इसको क्या हो गया। और डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर उजिन, तुम एक सरप्राइज बॉक्स के तरह हो। जब भी मैं एक सेलोटेप को हटाता हूँ मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस होता है तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है। फिर डायरेक्टर कहता है चलो भी ठीक है, क्या हम दूसरा गाना स्टार्ट कर देंगे। और मेनकट कहता है ओके ठीक है, फिर मैं फाइन हूँ, आप जब बोलोगे मैं वहीं पे स्टार्ट हो जाऊंगा। और डायरेक्टर कहता है तुम्हारा अंदर जो भी छुपा हुआ है मैं उसको बाहर लाके ही रहूंगा और देखूंगा तुम्हारा अंदर क्या छुपा हुआ है, एक मॉन्स्टरियस सिंगर का टैलेंट या फिर एक अनोखा आवाज जिसको कि अभी तक मैं भी नहीं जानता। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेनकट आता इल्यूजन एंटरटेनमेंट एजेंसी पर और वहाँ पर उसका ऑडिशन भी हुआ था। अभी इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर उसे एक पेपर देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम साइन कर सकते हो और उसके बाद से तुम हमारा इस एजेंसी पर मेंबर बन जाओगे। और मेनकट वो पेपर को लेता है और देखने के बाद डायरेक्टर को देखता है और डायरेक्टर तो बहुत ही खुश था और कहता है तुम आराम से यहाँ पर कर सकते हो और देखना तुम्हें आगे से बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा तुम्हारा। मेनकट ये कितना ड्रामेटिक है, सच में बहुत ही अजीब लग रहा है तुम। फिर मेनकट कहता है ओके ठीक है, फिर मैं थोड़ा कंटेंट को रीड कर देता हूँ। और डायरेक्टर हाँ तुम टाइम ले सकते हो, तुम जितना बार चाहे तुम पढ़ सकते हो। और मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी अदर कंपनी और बड़े बड़े कंपनी तुम्हें इतना फैसिलिटी नहीं देंगे जैसे कि हमारा एजेंसी तुम्हें दे रहा है। और हमारा एजेंसी का एम्प्लॉय भी तुम्हारा बहुत ही केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, तुम्हारा जितना हो सके उतना देखभाल करने की कोशिश करेंगे। एसएन हो गया, YZ हो गया, ये बहुत ही बड़े बड़े कंपनी एजेंसी है, लेकिन जो हम ऑफर कर रहे हैं और हमारे जो वर्कर तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं वो किसी भी लेवल का कंपनी भी तुम्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत ही आरोगेंट हूँ और मैं एजेंसी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है, कोई भी अदर कंपनी हमारे इल्यूजन कंपनी की तरह हो ही नहीं सकता। और मेनकट तो अपना पढ़ ही जा रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हो। और फिर मेनकट एआई को पूछता है एआई तुम्हें पता है कुछ लॉस के बारे में, क्योंकि आगे जाके मुझे काम भी आ सकता है और मुझे अभी के लिए तो लॉ का एल भी नहीं आता है। और एआई कहता है तुम्हें और क्या पता है, तुमने तो कुछ भी नहीं पता है, गाना भी नहीं पता, लॉस के बारे में भी नहीं पता, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ। और कहता है हाँ ठीक है, फिर मैं वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देता हूँ, उसके बाद उसको कंपेयर करूंगा अदर एजेंसी से और अदर एजेंसी का डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के बाद ही जाके मैं बोल सकता हूँ ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए या फिर नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद स्कैन कर देता है और फिर मेनकाडो कहता है कि मुझे ये स्कैन करने के बाद पता चला कि ये बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे स्टैंडर्ड से भी बहुत ही मैच कर रहा है। अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर देते हो तो फिर तुम्हें आगे जाके कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा प्रॉब्लम, तो फिर तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सकते हो। और मैंने कहा क्या रियली, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कि मुझे थोड़ा अनइजी फील हो रहा है। फिर कहता ऑल राइट ठीक है, फिर वो वहाँ पर साइन कर लेता है। एआई ने कहा था यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ये ओके है मेरे लिए। फिर साइन करके डायरेक्टर को दे देता है और डायरेक्टर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साइन करने के लिए और हमारा एजेंसी में तुम्हारा वेलकम है उजिन। और ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम हमारा इल्यूजन एंटरटेनमेंट एजेंसी का एक मेंबर भी बन चुके हो। ये कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा है तुम हमारे एजेंसी को 3 साल के लिए एम्प्लॉय करोगे, मतलब एम्प्लॉय रहोगे और 3 साल के बाद अगर तुम्हारा मर्जी हो तो फिर हमारे एजेंसी पर रुक सकते हो या फिर तुम कैंसिल करके जा भी सकते हो। और 3 साल बहुत ही कम है और अदर एजेंसी जो भी देते हैं वो 4 साल 5 साल बहुत ही बड़ा चुड़ा के देते हैं, लेकिन हमारा कंपनी सबसे सेफेस्ट तरीका चुनता है। और एआई भी कहता है हाँ उसने सही कहा, जो भी ऑर्डर आइडल होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लंबा होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम से कम 7 साल के बराबर होता है। और मैंने कहा अच्छा, और यहाँ पर बहुत सारे एजेंसी भी होते हैं जो कि एक सोलो सिंगर को भी 7 साल तक उनके कंपनी में पकड़ के रखते हैं और उसे कहीं भी जाने नहीं सकते। ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 ईयर है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि तुम ये 3 ईयर में बहुत कुछ सीख सकते हो अदर सिंगर के द्वारा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है ये कंपनी तो फिर तुम रिन्यू भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को और भी तुम टाइमिंग बढ़ा सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। और मैंने कहा ओके ठीक है मैं समझ गया। अब डायरेक्टर के पास आता है और कहता है कि अब से मैं आपके ही केयर में रहूंगा, प्लीज मेरा देखभाल करना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाइडेंस देने के लिए इंस्ट्रक्टर। और डायरेक्टर कहता है तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी जबकि हमारे कंपनी का एक मेंबर बन चुके हो तो भी तुम फ्रीली तुम बात कर सकते हो, क्योंकि हमारे कंपनी का कुछ एम्प्लॉय तो मुझे नौकर समझते हैं, जब नहीं वो कभी भी वो चिल्ला देते हैं मेरे ऊपर। लेकिन जो भी हो अभी तुम जबकि हमारे कंपनी में आ चुके हो तो फिर हम प्रैक्टिस के लिए फिर से स्टूडियो में चले। मैंने कर रहा क्या। और डायरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत कुछ चीज है जो कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ तुम्हारे आवाज के साथ, इसलिए मैं एग्जामिन करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ तुम्हारे आवाज को। और फिर मैंकर सोचता है कि ये क्या मेरा आवाज है ना या फिर एक मेंढक है जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इनको तो बायोलॉजी में होना चाहिए था, यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर डायरेक्टर उसे लेके एम्प्लॉय वाले ऑफिस में आ जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि ये हमारा न्यूएस्ट सिंगर है इसलिए सभी उनको ग्रीट करो। और सभी एम्प्लॉय आगे आते हैं और कहते हैं ये क्या सच में ली उजिन है, वही वाला। और ये ली उजिन की वजह से हमारा डायरेक्टर का दिमाग खराब हुआ था 3 घंटों के लिए उसका गाना सुन के बाद। डायरेक्टर तुम लोग चुप करो। और जो भी लड़कियां एम्प्लॉय होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे जो भी नाइट ओवर होंगे मतलब आस पड़ोसी होंगे वो भी तुम्हारे जैसे ही हैंडसम होंगे क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो और मैं तो तुम्हें छूना भी चाहता हूँ, प्लीज सुने दो ना। मैंने कर ये सभी लोग बहुत ही टेरिफाइंग है, बहुत ही डेंजरस लोग है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि ये सभी लोग कास्टिंग टीम का पार्ट है और ये सभी लोग दिमाग से थोड़ा खिसक चुके हैं इसलिए ये ऐसे ही बिहेव करते हैं, तुम इनके ऊपर अटेंशन मत दो ठीक है। और वहाँ पर एक एम्प्लॉय
फिर गुस्सा होता है और कहता है तुम कैसे बोल सकते हो हमें इग्नोर करने के लिए, हम ही थे जो कि उसको ढूंढे हैं। और फिर डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है, फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम इसको इग्नोर करो, तो फिर तुम ये मानते तो हो ना तुम मेंटल हो बोल के दिमाग से। और फिर मेंटल कहता है कि मैं अभी जबकि सोच रहा हूँ तो फिर मुझे कोई ईमेल किया था, उसका नाम शायद ना योनसुन है। और फिर जो टीम का लीडर था वो आता है और कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ही ना योनसुन है और मैं एक कास्टिंग टीम का लीडर हूँ। और मेंटल तो इसको देख के सदमे में चला जाता है। फिर सदमे से बाहर आके उसे ग्रीट करता है नाइस टू मीट यू। फिर मन में सोचता है कि मैंने सोचा था एक क्यूट सा एक प्यारा सा लड़की होगा क्योंकि उसके नाम की वजह से, लेकिन ये तो एक लड़का निकला, वो भी एक 50 साल की उम्र के जैसा। फिर वो टीम लीडर कहता है कि वाओ तुम जबकि मेरे पास में ही हो, तुम्हारा अंदर से एक अलग ही वाइब होता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारा यूट्यूब वीडियो देख रहा था जब तुम सिंगिंग कर रहे थे तो अब तुम अलग लग रहे थे, एक प्रो सिंगर की तरह लग रहे थे। और मैं कहता है क्या यूट्यूब वीडियो? और वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा हूँ और बहुत बार देखा हूँ, लेकिन जबकि तुम मेरे पास हो तब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बहुत ही पास हो, मेरे वाइफ से भी बहुत ही पास हो। और मैंने कहता है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आइदर इसका स्क्रू ढीला है या फिर उसका घोड़ा ही नहीं है। और डायरेक्टर वहाँ पर गुस्सा होता है और कहता है कि चलो यहाँ पर खत्म करो, जल्दी से जाके काम पर लग जाओ, तुम्हें और भी पीपल ढूंढना है जो कि हमारे ये ली उजिन की तरह ही हो गए। फिर वो लड़की कहता है कि हम ही लोग थे जो कि ली उजिन को ढूंढे हैं, तो भाई तुम्हें हमें बोनस नहीं देना चाहिए, तुम्हें तो बोनस देना पड़ेगा हमें। और फिर डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें बोनस ही चाहिए तो फिर तुम जाके ये एजेंसी का सीईओ को मांग सकते हो, मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, एक चीफ प्रोड्यूसर, मेरे पास इतना अथॉरिटी नहीं है तुम्हें जो कि बोनस दे सकता हूँ। और मेनकर इनको देख रहा था और सोचता है कि ये कितना हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे हैं, ये एजेंसी नहीं मुझे एक फैमिली लग रहा है और सभी लोग खुशी से रह रहे हैं यहाँ पर, मैंने अच्छा किया यहाँ का डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए। फिर डायरेक्टर जाता है और मेनकट का हाथ पकड़ के हुए कहता है कि चल चलते हैं स्टूडियो पर, तुम्हारा कान से खून निकल जाएगा अगर तुम यहाँ पर और कुछ 10 मिनट के लिए रुकोगे। फिर स्टूडियो पर चले जाते हैं और फिर मेनकट और डायरेक्टर दोनों बैठ जाते हैं सोफे पर और डायरेक्टर कहते हैं फाइनली मैं यहाँ पर आके शांति से बैठ सकता हूँ। और मेनकट सोचता है क्या मैं आला हूँ इनके पास में बैठने का। और फिर डायरेक्टर कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो फिर मुझे बहुत ही अंदर से इच्छा था तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलने का और तुम्हारे साथ बात करने का, क्योंकि तुम्हारे वॉइस में कुछ एक्सीलेंट चीज है, एक यूनिक एक स्पेशल वॉइस है जो कि मैं जिंदगी भर नहीं सुना हूँ तुम्हारे जैसे वॉइस। अगर लोग पूछेंगे कि इस मंथ का गाना कहाँ पर गया हमारे एजेंसी में, क्योंकि हर महीने गाना रिलीज होता है, अगर वो अभी पूछेंगे तो फिर मैं बोल दूंगा ये तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा वॉइस है कि ये गाना बनाने में देरी हो गया। चलो फिर ठीक है तुम स्टार्ट हो जाओ सिंगिंग करना। और मैंने कहा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया ये अभी से ही लागू हो गया? और डायरेक्टर अच्छा तुम्हें पता नहीं है शायद, एक्चुअल में ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक स्लेव सर्टिफिकेट है तुम्हारा। मैंने कहा क्या स्लेव तुम्हारे एजेंसी का? अगर तुम हमसे भागने भी कोशिश करोगे तो फिर हम जाके तुम्हें पकड़ भी सकते हैं और पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तुम्हारा सब कुछ हमारा है। और मेनकर तो बहुत ही हैरान हो चुका था और डायरेक्टर कहता है कि अभी से तुम हमारा एक म्यूजिक स्लेव हो। और मेनकर रोने की हालत पर आ जाता है और डायरेक्टर सोचता है कि सच में मेरे बातों पर यकीन कर दिया, इतना इनोसेंट बच्चा मैं कभी भी नहीं देखा हूँ। हालांकि ये बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी ये बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहा है। फिर वो दोनों कंप्यूटर के पास आते हैं और डायरेक्टर बताता है कि ये सभी गाना मैं चूज किया हूँ ये मंथ को रिलीज करने के लिए और ये मंथ का प्रोजेक्ट है, अभी ये टोटल 5 गाने हैं लेकिन इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया है। और मेनकर बताया क्यों? और वो कहता है कि क्योंकि ये सभी गाना तुम्हारे आवाज को देखकर मैंने चूज किया है, ये मेलोडी तुम तुम्हारा वॉइस देके इसको फिनिशिंग टच दे सकते हो। चलो फिर ठीक है तुम गा सकते हो अभी, और तुम्हारा जो भी दिल करे वैसा गाना, मैं अभी म्यूजिक चलाता हूँ और तुम्हारे माइंड में जो भी आता है तुम गा सकते हो, तुम्हारा फीलिंग जो भी है तुम उसको निकाल सकते हो। और मैंने कहा ओके ठीक है। और फिर म्यूजिक भी स्टार्ट होता है और मैंने कहता है ये लगता है कि ये कोई जापानीज सॉन्ग है। और डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं ये एक रैंडम म्यूजिक है, तुम यहाँ पर ज्यादा अटेंशन मत दो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अभी तक लिरिक्स भी नहीं लिखा हूँ, हमसे भी तुम्हारा वॉइस को टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये मेलोडी तुम्हारा वॉइस के साथ मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है हम वो देखने वाले हैं। फिर मेनकटा पूछता है कि तो फिर मैं गाऊं कैसे? और डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें बस गाना ही है, तुम्हें जो भी आता है तुम गा सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो उनका गाना स्टार्ट होता है तो फिर वो उनका वॉइस को टेस्ट करते हैं और तुम भी उसी तरह स्टार्ट कर सकते हो। मेनकटा पूछता है क्या स्टार्ट वो क्या होता है? और डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हें स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तुम कभी भी म्यूजिक लेसन को किए हो, मतलब म्यूजिक क्लास को गए हो? इससे पहले तुम्हारा जॉब क्या था? तुम तो वो स्कूल के फेस्टिवल को होस्ट किए हो, इसीलिए मुझे लगा था कि तुम कोई स्पेशलिस्ट हो। मेनकटा पूछता है क्या तुम्हें लगा ये, लेकिन वो हूँ नहीं मैं, एक्चुअली मैं एक लेबर हूँ जो कि सामान को इधर उधर करता है। और डायरेक्टर कहता है क्या सीरियसली तुम्हारा आवाज के साथ तुम लेबर का काम करते हो? मेनकटा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मन में तो सोचा था कि मेरा वॉइस पहले ऐसा नहीं था ना, इसलिए क्योंकि अभी भी मेरे पास सिस्टम आया, एआई आया, उसी वजह से ही मेरा गाना इंप्रूव हुआ, मेरा वॉइस इंप्रूव हुआ। फिर डायरेक्टर सोचता है सच में ये तो एक नेचुरल जंगली जानवर है, क्योंकि इसी तरह का वॉइस नेचुरली कभी भी नहीं आता, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी जाके तुम्हें ऐसी वॉइस मिलता है। अगर मैं उसको ट्रेन करता हूँ और उसको थोड़ा पॉलिश करता हूँ उसके बाद उसका स्किल और भी चमकेगा, ये कोयला है, कोयला जो कि पॉलिश करने के बाद हीरा बन जाएगा। ऑलराइट उजिन, अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें फ्यूचर में एक ग्रेटेस्ट सिंगर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो तुम्हारा आवाज के साथ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डायरेक्टर ने उससे पूछा था क्या तुम कभी भी म्यूजिक क्लास गए हो, लेकिन उसने मना कर दिया था। फिर कहता है कि डायरेक्टर ओके ठीक है, फिर अगर
अगर तुम्हें नहीं पता है स्कार्ट का मतलब क्या होता है तो फिर तुम अपने तरफ से ट्राई कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ ये मेलोडी को सुनना है और तुम्हें मन में जो भी आए, जो भी लिरिक्स आए, रैंडम लिरिक्स तुम बोल सकते हो जो कि मैच करता होगा ये मेलोडी से। और मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मैं मेरा बेस्ट करूंगा इसमें। फिर मैंने को रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर भेज दिया जाता है और डायरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लास्ट टाइम सुनना है वो मेलोडी को। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ऑलराइट, मेरे दिमाग में पूरा वो मेलोडी आ चुका है इसलिए मैं कर सकता हूँ। और वो कहता है चलो ठीक है फिर, और इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने सोचता है कि मुझे सिर्फ मेलोडी के अकॉर्डिंग गाना गाना है, जो भी मेरे मन में आए वो मैं बोल दूंगा। फिर स्टार्ट हो जाता है म्यूजिक और उसके साथ साथ मैनकर्ट भी अपना लिरिक्स को जो भी आ रहा था मन में वो लाइन बोल रहा था। लेकिन थोड़ी समय के बाद वो खुद ही शर्मा जाता है और कहता है कि ये कैसा गाना गा रहा हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। लेकिन डायरेक्टर उसको देख रहा था और देखने के बाद वो कुछ लिखता है अपने डायरी पर और ऐसे ही चलता है और उसका वहीं पर गाना खत्म हो जाता है। फिर मैनकर्ट घर पर आ चुका था अगले ही सीन पर और अपना ड्रेस पैंट को चेंज कर रहा था। वहीं पर ही डैसम आ जाता है और कहता है अंकल आप आ चुके हो। मैनकर्ट हाँ आ चुका हूँ बोलो। और डैसम कहता है तुम्हें पता है वो और मैंने कहता बोलो ना तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो ना। और डैसम कहता है तुम्हारा एल्बम कब रिलीज होने वाला है, मैं बहुत ही इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ। और फिर मैंने कहता है मुझे क्या पता, मुझे खुद भी नहीं पता है मेरा एल्बम कब रिलीज होने वाला है, ये जो गाना गाया हूँ वो मंथ का वो वाला, अगर मुझे चांस मिलेगा आगे तो फिर मैं पूछ लूंगा। और डैसम कहता है क्या तुम्हें भी नहीं पता। और मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है ये सब बहुत ही आसान होता है, इसको एडिट करना बहुत ही मुश्किल होता है और सब कुछ करने के बाद ही जाके रिलीज होता है, इसलिए टाइम तो लगेगा ही। ओके ठीक है फिर, मैं बहुत ही बिजी हूँ और मेरा काम भी आ चुका है और मुझे रेडी होकर फिर से जाना पड़ेगा, तुम जाके अपने साथ ही खेल सकते हो बाहर जाकर। और डैसम भी गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है और कहता है तुम बहुत ही कमीने हो। और मैंने कहता है कि तुम ये वर्ड कहाँ सीखे, और वो कहता है टीवी से। और मैंने सोचता है एक हफ्ता गुजर चुका है जब से मैं ये गाना स्टार्ट किया हूँ कॉन्सर्ट करना। मैं एजेंसी पर जाता हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग लेता हूँ इंस्ट्रक्टर से, और वहाँ पर कंपनी का सीईओ जो कि अभी करेंटली प्रोड्यूसर का काम करते हैं और चेयरमैन आन जे योंग, वो दोनों आता है मेरे गाना को सुनने के लिए। और प्रोड्यूसर भी बहुत ही फेमस है क्योंकि उनका सॉन्ग भी बहुत ही पॉपुलर होता है, वो बहुत ही ग्रेटेस्ट सिंगर है। वो लोग से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करे जा रहे हैं, मतलब दूसरा मेलोडी आके मुझे एक्सचेंज किए जा रहे हैं और इसी तरह से मेरा जिंदगी कट रहा है अभी। और इसी वजह से मेरा वॉइस का क्वालिटी भी इंक्रीज हो चुका है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आज कुछ डिफरेंट होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। फिर डिनर रूम में चले जाते हैं और कहते हैं डैसम मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ आज। और डैसम कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगे और टॉपिक को लुक को देखते हुए मुझे लग रहा है कि तुम थर्ड पर तो आ ही जाओगे एटलीस्ट। मैनकर्ट कहता है कि क्या थर्ड, ये तो बहुत ही हाई है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। और डैसम कहता है तुम्हें क्या सपना देख रहे हो, मैंने कहा था कि नीचे से थर्ड। और वहीं पर ही वो उदास हो जाता है और कहते क्या मेरा फैशन इतना ओल्ड फैशन है, मुझे खुद भी नहीं पता था। और उसका मॉम कहता है कि डैसम तुम करो सन, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, मेरे लिए तो तुम पहले से ही सुपरस्टार हो। और डैसम कहता है तुम तो सिर्फ उसका ही तारीफ करते रहते हो, वो अच्छा दिखे या फिर नहीं दिखे। और मैंने कहता है कि अभी जब मैं ये बात सोच रहा हूँ तो फिर मैं जितना भी कुछ हंगामा क्रिएट कर दूं बाहर या फिर कुछ भी कर दूं, मेरा मॉम कभी मुझे डांटते नहीं है, सब हमेशा मुझे तारीफ करते रहते हैं। मैं बहुत ही खुशकिस्मती हूँ जो कि मुझे इतना अच्छा मॉम जो मिला है, इसलिए मैं आगे से उनको प्राउड करके दिखाऊंगा उनके सन के ऊपर। और वहाँ पर जाता है और सभी खाना जल्दी जल्दी से खाने लग जाता है। डैसम कहता है तुम स्लोली खा सकते हो अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पता है आप कैसा लग रहे हो, आप एक डॉगी के जैसा दिख रहे हो। फिर हमें वो एजेंसी पर दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि हमारे एजेंसी पर बहुत सारे बंदे ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे सिंगर यहाँ से गए हैं और हम उनको बहुत ही प्रमोट भी किए हैं उनके गाना के हिसाब से, और बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूब हो गया सभी जगह हम प्रमोट किए हैं सभी सिंगर को। लेकिन अब तक हम कभी भी एक सिंगर को टेलीविजन में प्रमोट की नहीं किए हैं। फिर हम बताया था कि उनका नाम है आर जे योंग और ये सीईओ है इल्यूजन एंटरटेनमेंट कंपनी का, इसलिए हमें बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए जो कि टेलीविजन पर भी जा सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम भूल जाओ एल्बम के बारे में, कुछ समय के बाद हमें ये बिल्डिंग को बेच के सड़क पर आ जाएंगे और सड़क पर हम शो करेंगे। और वो जो लीडर था टीम का वो कहता है कि वो ठीक है लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय जो कि लड़की था वो आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ दूर के बाद एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, कौन कौन चाहता है मेरे साथ जाना और खाना खाना। और सभी एम्प्लॉय कहते हैं कि मुझे भी काउंट कीजिए, मुझे भी काउंट कीजिए। और दूसरा कहता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा, और वो कहता है कि हाँ एक्सपेंस तो होगा लेकिन हम कंपनी का पैसा यूज करेंगे तब तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और वो लड़की कहता है कि तुमने नहीं सुना सीईओ ने हमारा क्या कहा, उसने कहा ये बिल्डिंग को बेचने वाले हैं तो फिर हमारे पास पैसा तो बहुत सारा होगा बिल्डिंग को बेचने के बाद। और ये सभी बात सीईओ और टीम का लीडर सुन रहा था और सीईओ बहुत ही गुस्सा हुआ था और कहता है तुम्हें क्या लगा ये कंपनी या फिर एक प्ले ग्राउंड है, तुम आके जो भी चाहे तुम बोल सकते हो और हम लोग यहाँ पर एक मुश्किल समय पर है लेकिन तुम्हें तो मजाक सोच रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और स्ट्रेट लाइन पे सावधान होकर खड़े हो जाते हैं और सॉरी भी मांगते हैं। और टीम लीडर उनको शांत करता है और कहता है प्लीज चेयरमैन शांत हो जाइए, इस मंथ का हम चूज कर चुके हैं ईडी को और इस मंथ में ईडी का एल्बम निकलने वाला है। ईडी मतलब एक लड़के का नाम, उसका एल्बम अभी रिलीज होने वाला है, उसका फर्स्ट एल्बम, और वो 2 शो में भी पार्टिसिपेट होने वाला है जिसका की नाम है आवर ब्रदर और दूसरा शो का नाम है वन मील विथ यू। उसके साथ साथ हमारा एक पार्टिसिपेंट है आयोंग, वो भी उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाला है। और फिर सीईओ कहता है कि आयोंग
बहुत ही यंग है और उसका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है, और ईडी का तो स्किल भी इतना अच्छा नहीं है एंटरटेनमेंट कंपनी में, फिर कैसे? और फिर वो लड़की कहता है कि इसी वजह से डायरेक्टर सिन जो युंग ने उनके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और डायरेक्टर भी कहता है हाँ क्या कर सकते हैं अब, और सीईओ कहता है क्या ये पार्टिसिपेट करने वाला है तो फिर मत जाओ, वो तो चलेगा, फिर तुम तो जाओगे, तुम हर बार ये चीज ही करते रहोगे और सभी ऑडियंस को बोर कर दोगे, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो फिर ये एजेंसी कब का बिक चुका होगा। और डायरेक्टर भी कहता है मैं हर समय ये नहीं कहता, मैं तो कभी कभी मैं अगर परेशान हो जाता तो फिर कहता हूँ जी जी, और टायर्ड होने के बाद क्योंकि मुझे बहुत सारे लिरिक्स जो लिखने हैं, उस लिरिक्स को लिखने के बाद मैं बहुत ही टायर्ड हो जाता हूँ। और फिर सीईओ कहता है तुम फाइनली वो फिनिश कर चुके हो वो लिरिक्स को, मुझे पता है तुम बहुत ही हार्ड टाइम से गुजरे हो। और डायरेक्टर कहता है और हम लोग ये मंथ का गाना ही बहुत देरी से निकले हैं क्योंकि ये मंथ थोड़ा देरी हो गया कंपोज करने में, और इस मंथ का 2 सॉन्ग है जो रिलीज होने वाला है और मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ये हिट जाने वाला है। और वो कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम देखा लेना, अगर मैं तुम्हारे बात नहीं सुनता तो फिर मैं ये कंपनी नहीं बनाता और इतना हार्डवर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं होता, मैं तो अभी आराम से खा पी के मस्त घर पे सो रहा होता। और फिर डायरेक्टर कहता है तुम ही है जो कि ये कंपनी को बनाया है, तुम ये दोस्त मेरे ऊपर मत डालो अभी। और फिर सीईओ कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक डेविलिश टैलेंट नहीं होता तो फिर मैं ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं बनाता। और डायरेक्टर कहता है तुम सोच क्या रहे हो, मुझे एक डेविल के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। फिर सीईओ कहता है तुम क्या अभी 2 सॉन्ग को रिलीज करने वाला हो, ये सभी सॉन्ग तुमने ही लिखा है और तुमने ही गाने गाने वाले हो। और डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं ये सॉन्ग मैंने मेरे लिए नहीं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ लेकिन इस सॉन्ग को कोई और गाएगा। और हाँ मैं आपको पूछने ही वाला था मैं क्या अपने कंपनी से 2 सिंगर को बोरो करने वाला हूँ, मतलब ले सकता हूँ। और लगता है सीईओ कहता है कौन कौन, और फिर डायरेक्टर कहता है कि एक तो है आयंग उसका और दूसरा है उजिन को, उजिन हमारा मेन कैरेक्टर को। और सीईओ कहता है अच्छा ठीक है मैं जानता हूँ तुमने आयंग को ही चूज करने वाले थे क्योंकि मुझे पता है तुम उसके पीछे लगे रहते हो, लेकिन ये उजिन कौन है? एक मिनट रुको, तुम ये मत कहना कि वो न्यूवी सिंगर है जो कि 1 हफ्ते के लिए हमारे कंपनी में अभी अभी आया है। और डायरेक्टर कहते हैं हाँ तुमने सही पकड़े हो। अब फ्रेम पर ही एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो फिर कल मिलते हैं और देखते हैं मेन कैरेक्टर का सिंगिंग और उसका एल्बम।